हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला फैमिली। मेरा नाम है केशव जाजू एंड टुडे आई विल बी योर कैटलिस्ट। आई विल एक्ट एज योर कैटलिस्ट टू ड्राइव यू थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ सर, इंपॉर्टेंट तो सारे ही चैप्टर्स होते हैं, तो आप इसको अलग से इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हो? बेटा, जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, बड़ा ही बदनाम चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत सारे बच्चों को तो इससे इतना डर लगता है कि बच्चे इसको छोड़ के ही चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ना जरूरी नहीं समझते। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पढ़ तो लेते हैं बट फिर भी कुछ याद ही नहीं होता, इसलिए हम इस पे टाइम वेस्ट ही नहीं करते। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के लिए समझना बहुत ही आसान हो जाए। बहुत सारी टिप्स के साथ आप चीजों को समझ पाओ। बहुत सारी जगहों पे हमें चीजें याद करनी पड़ेगी और बहुत सारी जगहों पे चीजों को हम समहाउ अप्लाई करने का लॉजिक समझेंगे। बेटा, बात क्या होती है ना, ये जो चैप्टर है ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं या जो भी आपकी हाई स्कूल के एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ना बेटा बड़ा ही स्कोरिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, बता दिया गया? अच्छा सर, बताया तो था आपने बदनाम चैप्टर करके। तो जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बेटा ये ना बड़ा ही बदनाम सा चैप्टर माना जाता है हमारी केमिस्ट्री की सभा में, पर बहुत ही स्कोरिंग। अगर आपको ये चैप्टर आता है, आप मान के चलो आपके 4 से 5 सवाल तो कहीं नहीं गए। कहीं ना कहीं ये लगता ही है एग्जाम्स के अंदर, किसी ना किसी क्वेश्चन में किसी ना किसी लॉजिक के थ्रू ये लगेगा ही लगेगा। 4 से 5 सवाल आपके कहीं नहीं गए और एक सवाल आपको 4 नंबर दिला के जाएगा, और 20 नंबर से आप समझ सकते हो आपकी रैंक पे कितना असर पड़ सकता है या आपकी परसेंटेज पे कितना असर पड़ सकता है। समझ रहे हैं ना बात? तो बेटा ये चैप्टर बहुत सारी जनता इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट मैं ये बोलूंगा कि अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया जाए तो बहुत सारे नंबर कमाए जा सकते हैं। यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात ही ये होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी होती, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म्स नहीं ध्यान रखने होते। आपको दिमाग ध्यान रखना होता है, अपना दिमाग चलाना होता है। अगर चीजें याद हैं तो बस फट 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 क्लिक होंगे, टाइम भी ज्यादा नहीं लगता और नंबर भी बनते जाते हैं। इनफैक्ट जब भी आप अपना केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करें ना, चाहे जेई का पेपर अटेम्प्ट करें चाहे नीट का पेपर अटेम्प्ट करें, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो हमेशा यार केमिस्ट्री में ना कोशिश किया करो, जब भी आप टेस्ट देते हो कोई भी या पेपर देते हो, स्टार्टिंग में ना इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को सर्कल करके रख लो, और जो जो सवाल उसमें से चमक गए उनको टिक 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 आंसर लगा दो उनके। उससे ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। क्यों? क्योंकि यार हर सवाल 4 नंबर दिलाने वाला है। अगर पहली तुम्हारे वॉक थ्रू के अंदर अगर तुमसे 4 5 सवाल वहीं पे सेट हो गए, तो बेटा सोचो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहां पहुंच जाएगा। मोरल अलग ही बूस्ट हो जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। एंड उन नंबरों को दिलाने के लिए ये चैप्टर हमारी बहुत मदद करेगा। अगर आपको चीजें याद है ना, तो बेटा अब तुम लोग शर्त लगा लो, तुम्हारे इतने नंबर तो ये बनवा देगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा, रैंक वगैरह सारी चीजें अलग सेट हो जाती हैं। ठीक है सर, बहुत पब्लिसिटी कर दी आपने इस चैप्टर की, बता तो दो इस चैप्टर में करना क्या है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर का नाम तुम लोगों ने पहली बार सुना है। फर्स्ट थिंग, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर का नाम हमने पहली बार सुना है। ये चैप्टर हम 11th क्लास में भी पढ़ के आए हैं अपनी। जी हाँ, 11th क्लास में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू तो किया था, पर हमने सिर्फ कुछ पोर्शन उसका कवर किया था, बचा हुआ पोर्शन हम यहां करने वाले हैं। सर कुछ पोर्शन किया तो था, याद भी आ रहा है, बट फिर भी अगर आप एक बार रिकॉल ढंग से करवा दोगे तो बात बन जाएगी, ताकि हम लेक्चर्स में फिर एक फ्लो में चलेंगे। तो बेटा बिल्कुल करा देता हूं। आप लोगों को बेटा ध्यान है क्या, जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक चैप्टर आप लोग 11th क्लास में पढ़ा करते थे, और वहां आप लोगों ने पहली बार ये समझा था और सुना था कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से होते थे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जिसमें से एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप पूरा का पूरा 11th क्लास में पढ़ के आए हो। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो हुआ करता था पीरियोडिक टेबल का, उसको आप क्या कहा करते थे? एस ब्लॉक कहते थे। ठीक है। इनफैक्ट ये बात और कन्वीनियंट लगेगी और ज्यादा रिलेटेबल लगेगी सुनने में, यदि मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा ही दूं। तो बेटा हम बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आराम आराम से चीजों को समझेंगे। जितना लॉजिक और जितनी ट्रिक्स मैं आप लोगों को दे पाऊंगा उतनी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, सो दैट आप लोगों के लिए चैप्टर पढ़ना केक वॉक हो। और एक और चीज, अभी मैं पीरियोडिक टेबल पे तो आ रहा हूं, बट इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने दिखाऊंगा। जो भी सवाल में, जो भी सेशन में मैंने सवाल लिए हैं ना, वो सारे के सारे सवाल वो हैं, वो या तो जेई में आए हुए हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो आप लोग मुझसे पढ़ो,
आप लोग ध्यान से सारी बातों को सुनो और आप लोग खुद देखोगे जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो एज इट इज सवालों में आ रही है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। टुडेज गोल पे मैं आता हूं थोड़ी देर में, बट पहले मैं एक पुरानी क्लास का थोड़ा सा अतीत के पन्नों में जाके आपको थोड़ा सा रिकैप करवाना चाहता हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा जी, ध्यान से देखिएगा। मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने आप लोगों को इतनी सी बात बोली कि हमने, ऐसा नहीं है पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले कभी सुना नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल तो हमने 10वीं क्लास में ही देख ली थी, 9वीं 10वीं में, 9 10th में। 11th क्लास में हमने इसका डिवाइड किया था ब्लॉक्स के अंदर, ठीक बात है, डिवीजन किया था। हमने बोला था कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं आपके, ये आपके क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक। जो आपका ग्रुप 1 और 2 होता है उसे आप एस ब्लॉक बोलते हो बेटा, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 एंड 2। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 18। टोटल ब्लॉक्स कितने होते हैं, 4, बट टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 18। आई करेक्ट माई सेल्फ। हमने बोला पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आप बात करें तो यहां से लेकर यहां तक आपके टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। सही बात है बेटा। इन 18 ग्रुप्स को मैंने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। कैसे किया हुआ है देख लेते हैं, और अगर तुम लोगों को याद है तो धीरे से बोल देना, सुन लूंगा मैं तुम्हारी बात। ठीक बात है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को तो आंसर आता ही है। तो बेटा जी ये जो दो हैं ये हमारे एस ब्लॉक हैं। सही बात है, मैं फ्रेम से थोड़ा बाहर हो गया, वापस आ जाता हूं। ये जो दो ग्रुप्स हैं मेरे, ये एस ब्लॉक हो गए। बेटा जी ये जो हैं आपके, जी हाँ, हमारी सभा का आज का मुख्य टॉपिक ही यही है। ये जो है हमारे पास में यहां से लेके यहां तक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये है ग्रुप 13 और ये है ग्रुप 18। ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो लाई करता है ये है बेटा जी आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो ग्रुप 1 और 2 मेरा एस ब्लॉक था, ग्रुप 13 से 18 तक मेरा क्या आ गया, पी ब्लॉक आ गया। अब मैं क्या बात करता हूं, सर ये क्या है बीच में, तो बेटा ये जो 3 से लेके 12 तक की बातें हैं, यहां पे आपके कौन आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, और साथ ही साथ आपके एफ ब्लॉक भी आ जाते हैं नीचे। ठीक है, ये आपके कौन से हो गए, एफ ब्लॉक। ठीक है साहब, समझ में आ गई हमें बात। हमने पीरियोडिक टेबल का डिवीजन तो समझ लिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर। आज की सभा का जो मुख्य टॉपिक है, आज की सभा में जो हमें डिस्कस करना है वो हमें क्या करने हैं बेटा जी, पी ब्लॉक डिस्कस करने हैं। उसके अंदर भी मुझे सब कुछ डिस्कस नहीं करना है। मैं आप लोगों से ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 तो 11th क्लास में ही डिस्कस कर चुका हूं। जो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 है मेरे पास में, ये तो बेटा मैं आपसे ऑलरेडी 11th क्लास में ही डिस्कस कर चुका हूं। ठीक बात है, ये ढंग से नहीं बना, इसको दोबारा बना देते हैं जरा हाईलाइट के लिए, सो दैट ये बनाने का मकसद है कि आपको पता रहे कि ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 है ये तो हमने कहा डिस्कस कर लिया है, 11th क्लास में ही डिस्कस कर लिया है। ओके, फिर अब 12th क्लास में हमें डिस्कस करना है ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक का। ठीक है, जब हम 12th क्लास में डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं तो हम ग्रुप 15 से लेके 18 तक डिस्कस करेंगे। दिस वन इज योर ग्रुप 15, दिस वन इज योर ग्रुप 16, दिस वन इज योर ग्रुप 17 एंड दिस वन इज योर ग्रुप 18। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो हमारा 12th क्लास का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक की बात है। बोलो समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो बेटा आज हमारा पहला लेक्चर है, तो हम लोग हमारा डिस्कशन करना चाहते हैं इस वाले ग्रुप का, ग्रुप 15 के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। बट उससे पहले हम अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। हम ध्यान करेंगे क्या क्या बातें हमारे काम आने वाली है, क्या क्या पुराना नॉलेज हमें चाहिए होता है, और उसके बाद हम ग्रुप 15 को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम ग्रुप 15 को खत्म करा करेंगे, फिर ग्रुप 16 की बातें करेंगे, देन ग्रुप 17 एंड देन हमारा फाइनली ग्रुप 18। कूल है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? अच्छा, तो अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि आज के सेशन में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिस्कशन शुरू हुआ है, और उस पी ब्लॉक एलिमेंट्स के डिस्कशन में भी हम कौन सा ग्रुप डिस्कस करेंगे, ग्रुप 15 डिस्कस करेंगे। पर बेटा वो सारी बातें करने से पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, क्या क्या बातें हमारे काम आने वाली हैं, और कैसे कैसे हमें रिविजन करना है। रिवीजन करना है सर, आप पढ़ा तो रहे हो, रिवीजन किस चीज का करना है? तो बेटा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इसका और केमिकल बॉन्डिंग का बड़ा गहरा नाता है।
सर केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास वाला? बेटा जो 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, जब आपको वो पढ़ाया गया था, जब भी आप लोगों को स्कूल में भी और जगह कहीं पे भी आपने जब पढ़ा होगा, तो आपको बोला गया होगा कि ये इनऑर्गेनिक का ना ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आ गया तो आगे के सारे चैप्टर समझने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो सबसे पहली बात, आज आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप ये वाला लेक्चर सुनेंगे, इसके बाद में अगर केमिकल बॉन्डिंग याद है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करके बैठे हो बिल्कुल दी बेस्ट है। बट जिन बच्चों ने भी नहीं किया है केमिकल बॉन्डिंग, प्लीज रिवाइज कर ले। केमिकल बॉन्डिंग बहुत काम आने वाला है यहाँ पे। ऑल्दो आई ट्राई, जितने फंडे यहाँ काम आएंगे मैं समझाऊंगा ही, बट यार इसी के साथ तुम्हारा बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे पुराने चैप्टर्स का रिवीजन भी शुरू हो जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं। तो यहाँ के साथ साथ हम केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज हमें करना क्या है बेटा जी, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे प्री रिक्विजिट्स, कि क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे आनी ही चाहिए। जो बातें मैं यहाँ पे, जो नाम मैं यहाँ पे बार बार लूंगा और आपको ये ना लगे कि अरे सर क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने आपकी हेल्प करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, वो टॉपिक्स यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करने वाला हूँ। सो दैट जब आप लोगों के सामने मैं उन चीजों के बारे में बार बार जिक्र करूं तो आप लोगों को ये ना लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक बात है, तो हम प्री रिक्विजिट्स डिस्कस करेंगे, अभी शुरू कर ही रहे हैं। अच्छा जी, प्री रिक्विजिट्स डिस्कस करने के बाद में सर हम क्या करेंगे, फिर बेटा हम शुरू करेंगे हमारे ग्रुप 15 के बारे में ढंग से बातचीत। हम शुरू करेंगे हमारे ग्रुप 15 के बारे में ढंग से बातचीत। जब ग्रुप 15 के बारे में बातें करेंगे तो बेटा बहुत सारी चीजें हम समझेंगे, बहुत सारे लॉजिक से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ साथ हम क्या करते हुए जाएंगे, इसी के साथ साथ बेटा हम करते हुए जाएंगे प्रैक्टिस। जी हाँ, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे, उसकी हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना बेटा, देखो आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, अब बहुत सारी बातें पढ़ भी लोगे, समझ भी लोगे, बट क्या होता है कि कभी कभी ना क्वेश्चंस करने से ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं दिमाग में। क्वेश्चंस करने से ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं दिमाग में। कैसे क्लियर होती हैं साहब, तो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, एग्जामिनर का भरोसा नहीं है वो कहां से सवाल बना रहा है, तो कुछ ना कुछ अटपटा पूछ ही लेता है। तो कभी कभी सवाल करने से भी हमारे नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं कि अच्छा अच्छा ये भी होता है क्या, ये वाला पॉइंट तो मुझे नहीं पता था, एक काम करता हूं अमोनिया से रिलेटेड है, अमोनिया की प्रॉपर्टीज में जाके लिख लेता हूं अलग से। इससे ना आपका नॉलेज बढ़ता जाता है, आपके फैक्ट्स जो आपको पता है किसी चीज को लेके वो एनहांस होते जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी बात, सर पढ़े कहां से, आप तो पढ़ा दोगे, तो क्या सिर्फ आपका पढ़ाना सफिशियंट है क्या, हमें खुद से कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या? तो बेटा देखो ऐसे तो खुद पढ़ना ही चाहिए और खुद पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा किताबों के चक्करों में मत पढ़ो, कीप वन बुक ओनली, और उसके अलावा जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक बुक रखिए अपने पास में जो आपको रेफर करनी है। इसके अलावा जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, वो ऑलरेडी जेई, नीट, बोर्ड सब लेवल्स को दिमाग में रख के डिजाइन किया जा रहा है, तो आपको और कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो आपको कौन सी बुक रेफर करनी है, तो बेटा एक ही हमारे पास में एनसीईआरटी की बाइबल मानी जाती है, बहुत बड़े बड़े शब्दों में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज योर एनसीईआरटी। बेटा आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आईआईटी के पेपर में, इनफैक्ट जेईई एडवांस के पेपर तक एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक लाइन से क्वेश्चन। आई विल शो यू एज वेल, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, मैंने जेईई के बहुत सारे सवाल लिए हैं, आई विल शो यू एज वेल, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से सवाल आ जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी कभी तो बच्चा जब कर रहा होता है ना क्वेश्चन, तो उसको पूरा स्टेटमेंट याद आ जाता है कि अच्छा एनसीईआरटी में तो ये लाइन ऐसे लिखी हुई थी जिसमें से मुझसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी आनी चाहिए से मेरा क्या मतलब है कि जो भी फंडा आप पढ़ रहे हो, सिर्फ उसको रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको लॉजिक के साथ एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो पता होने चाहिए। बाकी जो बेटा इनऑर्गेनिक जो है वो अथाह सागर है, कितनी भी किताबों से पढ़ लो, कितनी भी जगह से पढ़ लो, कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल पीएचडी कर लेनी है इस टॉपिक में, हमें उतना पढ़ना है कि हमारे एग्जाम निकल पाए, हमें उतनी नॉलेज दिमाग में रखनी है जिससे हम अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हमारे बोर्ड्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए, और उसके लिए एनसीईआरटी इज योर बाइबल। क्लियर है, आपको पहले भी बताया गया होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वैसे भी एनसीईआरटी बाइबल होती है, बट पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तो एनसीईआरटी के बाहर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। जो एक्स्ट्रा चीजें मुझे बतानी होंगी मैं खुद आपको यहां बता दूंगा, उतनी ध्यान रखिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस तो आपको करने ही है सारे के सारे। सर वो तो सब्जेक्टिव होते हैं, तो बेटा भले ही सब्जेक्टिव होते हैं, लॉजिक तो होता ही है ना उनमें भी, उनसे ऑब्जेक्टिव तो बनाया जा ही सकता है, और बोर्ड्स के लिए तो सब्जेक्टिव ही आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको हम डीपीपी देते हैं, उसमें क्वेश्चन होंगे आपको। उसके अलावा आपके पास भी प्रैक्टिस मटेरियल होता है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक बात है। चलो, तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम प्री रेक्विजिट से शुरू करेंगे, फिर हम ग्रुप 15 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मिट गया, इसको सही कर देते हैं जरा। ग्रुप 15 के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में उसकी कुछ प्रैक्टिस करते जाएंगे। एनसीईआरटी और डीपीपी आप लोगों का एक्स्ट्रा रेफरेंस है जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो बेटा, बहुत प्यार से, बहुत आराम आराम से हमें डिस्कस करनी है चीजें, तो सुनते हुए चलिए, रिलेट करते हुए चलिए, पुरानी बातें हैं, समझ आ जाएंगी, आसानी से आ जाएंगी। फिर भी कोई बात अगर नहीं समझ आती, फिर भी कोई डाउट अगर तुम्हारे दिमाग में रह जाता है, तो प्लीज उसको आप यूट्यूब में कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। जब भी हम अगला सेशन लेंगे उससे पहले आपके उन डाउट्स को एड्रेस कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे डाउट्स होंगे जो बहुत कॉमन डाउट्स होंगे, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आए होंगे, तो मैं नेक्स्ट सेशन से पहले क्या करूंगा, उन डाउट्स को एड्रेस कर दिया करूंगा। ठीक है, चलो ओके, आगे बात करते हैं। अगले में नहीं कर पाया तो उसके अगले में कर दूंगा, बट हाँ, आपके डाउट्स को एक साथ इकट्ठा करके एड्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, हैव फेथ। चलिए भाई, अगर प्री रिक्विजिट से शुरू करना है तो बेटा पहला पॉइंट जो हमने लिखा है हमारा कि हम डिस्कस करने वाले हैं प्री रिक्विजिट्स, तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो मुझे ना बेसिकली डिस्कस करनी है आपसे सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेरा जो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मैं पी ब्लॉक पे तो अभी आया ही नहीं हूं। ठीक है, पी ब्लॉक की तो अभी मैंने चर्चा ही शुरू नहीं करी है। मैं तो आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती थी, तो बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल में, अलग अलग चीजें जिसके ट्रेंड्स आप पढ़ा करते थे, क्या क्या हुआ करती थी वो। सबसे पहले आप लोग पढ़ते थे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस, या फिर इसको एटॉमिक साइज भी बोलते थे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, या फिर एटॉमिक साइज या आयनिक साइज। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, या आयनाइजेशन एनर्जी, या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईई के नाम से पढ़ा करते थे। जिनको याद है बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान से सुन लो, रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता है एक बार फिर से सुन लीजिए, रिकॉल आ ही जाएगा दिमाग में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ा करते थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर हम एक और नाम भी दिया करते थे इस चीज को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम नहीं होती थी बट स्टिल हम पढ़ते थे दोनों बातें। और क्यों लगाया है और क्या लगाया है वो आपको अभी रिकॉल के टाइम समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट हाँ इतना समझ लेंगे कि हमें लॉजिक समझ आए कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी, जो मैं बोलूंगा पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ड्राइव ही करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है ये कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है, पर एक प्रॉपर्टी जो मैं बोलूंगा पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ड्राइव करती है, दैट इज नन अदर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज नन अदर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, स्टार्ट करें एक एक करके, सब पे चर्चा कर ले। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके बातचीत। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के बारे में यदि मैं आपसे बात करता हूं तो बेटा एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस आप ऐसा समझते हो कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस से उसके आउटरमोस्ट शेल तक की जो दूरी है, लेट्स से मैंने माना यहाँ दो शेल्स हैं, तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक की जो दूरी है वो आपकी क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिक रेडियस। आप लोग रेडियस ऐसे ही तो पढ़ते थे, छोटी क्लासेस में पढ़ के तो आए हो, ऐसा पता है नहीं कि रेडियस पता नहीं है। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक के जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है, उसे आप क्या बोल देते हो, एटॉमिक रेडियस। राइट, आप लोग क्या बात करते थे, आप लोग बोलते थे कि जब आप किसी पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते हो, जब आप किसी पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते हो तो क्या आपकी शेल्स ऐड होती जाती है एक एक करके। ठीक बात है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे आप बोलते हो 2s2 तो यहाँ पे 3s2, तो यहाँ पे 4s2, तो यहाँ पे 5s2, तो यहाँ पे 6s2। अगर मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे शेल्स का ही तो आइडिया देता है। यानी कि अगर मैं जस्ट इसके नीचे वाले की बात करूंगा तो उसमें 2 की जगह कितनी शेल्स हो जाएंगी, 3।
जस्ट उसके नीचे वाले की बात करूंगा तो 3 की जगह कितनी शेल्स हो जाएंगी? 4। यानी कि जैसे जैसे नीचे आने पर आपका शेल का नंबर बढ़ेगा बेटा, मैं ये बोलूं क्या कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का, वो डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और यदि वो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका एटॉमिक रेडियस है, या फिर कभी कभी जरूरत पड़े अगर आयन की बात हो रही हो तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो आपका आयनिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो आपका एटॉमिक रेडियस है या फिर जो आपका आयनिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा जी, तो डाउन द ग्रुप आने पे आपका एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस या एटॉमिक साइज या आयनिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा जी, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? तो बेटा लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो आप ये बोलते हो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या चीज, कि मेरा जो एटॉमिक रेडियस है या जो आयनिक रेडियस है या जो साइज है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। ठीक बात है। शील्डिंग और वो सारी बातें आप वहां पे करा करते थे। क्लियर है ना? अच्छा, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं क्या कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं साइज क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं ओवरऑल तो साइज जनरली क्या होता है? घटता है। मैं लेफ्ट टू राइट सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज हमारा क्या होता रहता है? डिक्रीज होता रहता है। बोलो सही बात है? क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज आप लोगों को समझ आ गया है? अच्छा जी, अगर ये बात समझ में आई तो हम बात करते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी आप लोग को एक समय पे पढ़ाई जाई गई थी और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के टाइम पे, जिसको हम रिकॉल करने जा रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? तो नाम से समझो, आयन, आयनाइज, सही बात है। और उसके दौरान एंथैल्पी, सबको पता है एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी जो लगती है, एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि बेटा किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, किसी भी एटम के वैलेंस शेल के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, मैंने बात करी सोडियम एटम की। ठीक है। और मैंने क्या बोला आपको कि सोडियम एटम जो है इसका अगर आप बोहर मॉडल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,1। ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अगर 2,8,1 है इसका कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा जी Na से अगर मैं Na प्लस बनाना चाहता हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये मैं क्या चाह रहा हूं? निकालना चाह रहा हूं। तो अगर मैं लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूं, Na से Na प्लस बनाना चाह रहा हूं, तो इस दौरान जो भी एनर्जी लगेगी वो एनर्जी मेरी क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। सही बात है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज योर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझ में आ गया। अब आपको यह ध्यान होगा कि एक और टर्म पढ़ा करते थे हम, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। यदि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बेटा मैं बात करता हूं तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि बैक टू बैक जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला मेरे पास एक रैंडम मेटल माना मैंने M, ठीक है, मेटल से मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बना? M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, सही है। इस दौरान जो एनर्जी लग रही होगी उसको लेट से मैंने अज्यूम कर लिया IE1। ठीक है। पहले आपके आइसोलेटेड जो आपका एटम था, आइसोलेटेड जो मेटल एटम था, उससे आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला और उस दौरान जो एनर्जी लग रही थी वो क्या हो गई? IE1। अब बेटा ऐसा थोड़ी कि मैं और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। यदि इस पे और इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल तो मैं तो और हीट देके और एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को और निकाल सकता हूं, आयनाइज कर सकता हूं। तो M प्लस से अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो मैं किस स्टेट में चला गया? M2 प्लस पे चला गया। ठीक बात है। मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, इसको आयनाइज खुद से तो नहीं होगा। तो M2 प्लस में जो चला गया, इस दौरान जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इस दौरान जो एनर्जी लगेगी, उसे हम क्या कह देंगे? IE2। सही बात है। कोई कंफ्यूजन?
सिमिलरली अगर आप M2+ से M3+ जाते हैं तो उसको आप IE3 कह सकते हैं, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। जितने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं उतने इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आती जाएगी। ऑल्सो बात ये नहीं थी कि आपको IE1, IE2, IE3 बताना था, बात एक और भी याद दिलानी थी इसके साथ साथ कि बेटा आपको ये चीज याद है कि हम पढ़ा करते थे IE3 की वैल्यू IE2 से ज्यादा और IE2 की वैल्यू हमेशा होगी IE1 से ज्यादा। ये चीज ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूं कैसे। बेटा जब न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है ना तो कुछ एनर्जी लगती है और उसको मैंने नाम दे दिया IE1। ठीक है, न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम से आप जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे एनर्जी लगेगी, सही बात है, और उसको आपने नाम दे दिया IE1। पर जब एक कैटायन ऑलरेडी बन चुका है, अब आप उसको कह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, तो एनर्जी पहले से कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? बेटा ज्यादा लगेगी। कारण बेटा ये तो आइसोलेटेड था, तो आइसोलेटेड से हर चीज दुनिया में न्यूट्रल रह के ज्यादा खुश है, राइट? है ना? ये न्यूट्रल को आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, आपने इसको कुछ एनर्जी दी, चलो इसने एक इलेक्ट्रॉन आपकी बात मान के दे भी दिया। अब तो ये ऑलरेडी गरीब हो चुका है यार, आप इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब कर चुके हो, तो ये वापस से न्यूट्रल की तरफ जाना चाहेगा या कहेगा कि अरे भैया मेरे कपड़े तो तुमने पहले ही फाड़ दिया, अब एक काम करो पूरे ही फाड़ दो। तो ऑब्वियस सी बात है, M+ से M2+ ऑलरेडी गरीब है, उसको आप और ज्यादा उससे ले रहे हो गरीबी, और ज्यादा उसको गरीबी दे रहे हो, मतलब तो वो क्या खुशी खुशी लेगा कि नहीं लेगा? खुशी खुशी तो नहीं लेगा। खुशी खुशी नहीं लेगा तो आपको बाहर से क्या लगाना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाना पड़ेगा मतलब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो IE2 की वैल्यू ऑब्वियसली IE1 से क्या होगी? ज्यादा। वापस से देख लो, अब आपने M2+ को बोला कि नहीं भैया मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो तुझसे एक और इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा। अगर मैं M2+ से M3+ जा रहा हूं IE3, तो बेटा वहां तो बिल्कुल ही दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाला सीन हो जाएगा, आंसू ही आंसू फैल जाएंगे। IE3 की जो वैल्यू है वो IE2 से भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और इसी तरीके से बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही क्या होती है? ज्यादा होती है अपनी पुरानी वाली से। ठीक है, इसलिए IE3 IE2 से ज्यादा, IE2 IE1 से ज्यादा। अगर कहीं IE4 तक लेवल जा रहा है तो IE4 IE3 से ज्यादा, 3 2 से ज्यादा और 2 1 से ज्यादा। बोलो समझ में आई क्या ये वाली बात? आयनाइजेशन एनर्जी क्लियर है आपको? बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना है, जनरली इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से निकाल देगा और कौन मुश्किल से निकालेगा? बेटा मेटल्स जो हैं आपके, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देंगे, राइट? क्योंकि उनको तो चाहिए ही है कि उनसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। बट जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में बिलीव करते हैं ना साहब। यानी कि मैं ये बोलूं क्या कि मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि उनका तो काम ही इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो आसानी से दे देंगे। बट नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो मैं वापस से यहाँ पे आ जाता हूँ अपने ट्रेंड्स पे, और इस बार क्या मैं ये बोलूँ क्या कि अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम, क्योंकि मेटल्स हैं। पर अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मेरे पास में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्यों हो जाएगी ज्यादा? क्योंकि आप मेटालिक से कहां कन्वर्ट हो रहे हो, ट्रांजिशन कहां ले रहे हो? नॉन मेटल की तरफ। यहां पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी डिफिकल्ट। और किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड्स की अगर आप बात करें तो जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं, जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं बेटा, उसके अंदर जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा। क्योंकि बेटा वो तो किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती ही नहीं है। ये चीज देखना, यहाँ पे एम ही नहीं होगा, एन ही है, नियॉन। ये मिसप्रिंट हो गया शायद, तो हीलियम के बाद नियॉन आता है, एम ही कुछ नहीं होता है। ठीक बात है? अच्छा जी, यहां तक सारी बात समझ आई आपको? आयनाइजेशन एनर्जी भी क्लियर हो गया। डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटता है। ठीक है? अच्छा जी, अगर मैंने यहां तक बात आपको समझा दी है तो अब बढ़ जाते हैं आगे। आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्लियर हो गया है, हमें एटॉमिक साइज क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर तक एक कलर चलता है ना, मैं बोर सा हो जाता हूं। तो देखते हैं नया हमारी अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? बेटा एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना, किसी चीज की भूख होना। ठीक है?
एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा या किसी चीज की भूख। अब आयनाइजेशन एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की भूख, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आएगा। ठीक है, यानी कि हम ये बोले कि किसी आइसोलेटेड एटम में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से ऐड करा जाए, जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो आप आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे थे, यहां आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाए, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज है, एब्जॉर्ब होती है, उसे आप क्या कह देते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं लिख के बताता हूं, मैंने बोला वहां मैंने एम माना था ना जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहां मैं बोल रहा हूं किसी आइसोलेटेड एटम पे यदि इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, आइसोलेटेड गैसियस एटम मान के चलते हैं हम हर केस में, आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी यहां पे भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाए तो क्या होगा, ये एम माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक बात है, और इस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज है, एब्जॉर्ब होगी, उसे आप क्या कह दोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आसान भाषा में बात कर रहे हैं अभी, सही है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl माइनस बना दिया, ठीक है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, O2 माइनस बना दिया, तो वो वाले केस में आपकी क्या आती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है। अब बात वापस से वही वाली आ गई, सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया, तो बेटा ये साइनों की बात है, साइंस की बात करने हमें बेसिकली यहाँ पे। देखो, जब तुम किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, आयनाइजेशन जब कर रहे थे, तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तो ये एनर्जी क्या कर रहा था, एटम एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। पर यहां पे जब आप जबरदस्ती बाहर से इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, तो उस वक्त ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो एनर्जी क्या होती है यहां पे, रिलीज, जबकि वहां पे आयनाइजेशन के केस में क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब, राइट। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं ईजीई की। तो आपको पता है क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एनर्जी रिलीज ही करवाओगे। क्यों चीज, क्योंकि जब मैंने आयनाइजेशन की बात की थी तो मैंने आपसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी। मैंने बोला था कि m से m प्लस बन गया, पर m प्लस से m प्लस 2 बनेगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वही वाली बात यहां पे भी है। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं m माइनस को कहूं कि भाई अब एक इलेक्ट्रॉन और खा ले और क्या बना दे, m2 माइनस, तो इस दौरान क्या होगा, Ea2 क्या, तो बेटा हम जनरली EGE डिफाइन करते हैं एंथैल्पी जब हम सक्सेसिव की बात करते हैं। पहले वाले स्टेप के लिए Eg1 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम न्यूट्रल चीज में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो जबरदस्ती, एनर्जी क्या होनी है, रिलीज ही होनी है। परंतु जब आप एक एनायन बन चुका है और उसको एक और इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो, तो बेटा वापस से हर चीज न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहती है। आप एक और इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो, एक और इलेक्ट्रॉन वो खुद से नहीं खाना चाहेगा बहुत इजीली, टिल द टाइम वो बहुत स्टेबल ना हो रहा हो, ठीक है। तो वो अगर नहीं खाना चाहेगा तो आप बाहर से जोर लगाओगे। अगर आप जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन खिला के m2 माइनस में कन्वर्ट करोगे, मतलब एनर्जी आपने ज्यादा कहां से लगाई, बाहर से। अगर आपने अपनी तरफ से ज्यादा एनर्जी लगा दी तो Eg2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसीलिए बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हाइल एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू अ गैसियस एटम। ठीक है, या आयन, आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, एक स्टेप में रिलीज हुई एनर्जी और एक स्टेप में एब्जॉर्ब हुई। पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हम डिफाइन ही रिलीज के टर्म में करते हैं, क्योंकि जनरली हम Ea1 ही पढ़ते हैं बस, तो वो न्यूट्रल में ही ऐड करा जा रहा है और उस दौरान एनर्जी हमेशा ही क्या होनी है, रिलीज ही होनी है। ठीक है, वापस से वही वाली बात हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये नॉन मेटल्स की ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, राइट। नॉन मेटल्स के लिए ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खा के ज्यादा खुश हैं, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो हम बोलेंगे कि फिर से जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और जब डाउन द ग्रुप आओगे तो क्या हो जाएगी, वापस से घटेगी। क्लियर है। इसको बहुत डिटेल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जाता है जब जेड इफेक्टिव बताते हैं और रीजंस देते हैं। अभी मुझे उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो रिकॉल ले रहा हूं ताकि ये बातें मेरे आगे जाने पे काम आए इस चैप्टर में। ठीक है, चलो ये वाली बात अगर बेटा आपको समझ में आ गई तो हम चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, फिर हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक की मैं जितनी इंपॉर्टेंस बताऊं, जितना बखान करूं उतना कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है जो हमारी केमिस्ट्री को मैं तो बोलूंगा मोस्टली ड्राइव करती है। लॉजिकल जगहों पे फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दो, वहां कैलकुलेशन एस्पेक्ट ज्यादा चलता है, पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जहां जहां लॉजिक चलता है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समथिंग जो आपको चीजें ड्राइव करने में मदद करती हैं। क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पहली बात तो आप इसे बॉन्डेड स्टेट में पढ़ते हो,
लेट्स से मैंने बोला एक एटम है ए और एक एटम है बी और वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है सिंगल बॉन्ड से। तो बेटा जब भी कोई बॉन्ड आपका दो एटम्स डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है तो वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर क्या होता है? तो सर पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बता दो, आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर पे आ गए। तो ध्यान से सुन बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, जो बीच में आपके दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है ना, यहाँ पे आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हो। आप क्या बोलते हो? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब आप क्या कहते हो? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट रियलिटी में ना ऐसा नहीं होता है। ये बोलने में बड़ा अच्छा है कि हम साथ साथ हैं, बट एक्चुअली सब तो साथ साथ नहीं होते हैं। तो यहां क्या होता है कि एक एटम दोनों में से ऐसा जरूर होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा। ठीक है, बिल्कुल बराबर शेयरिंग नहीं रहने देगा। अगर दो डिसिमिलर एटम है तो एक एटम ऐसा जरूर होगा, थोड़ा सा कुब्दी जरूर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर सपोज करो यहां पे वो बी है, तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन अगर ज्यादा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन की फील्ड यहां ज्यादा है, तो इस पे क्या रहेगा? डेल माइनस, और इस पे क्या रहेगा? डेल प्लस, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट उतना नहीं है, अट्रैक्शन उतना फील नहीं हो रहा है। सो द टेंडेंसी, this is always seen in a bonded state, the tendency of an atom to attract the bonded pair of electron towards itself. The tendency of an atom to attract the bonded pair of electron towards itself is known as its electronegativity. यानी कि हम यहां क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बी की एटम ए से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बी की एटम ए से ज्यादा है। ठीक है, इसमें भी बेटा सेम ट्रेंड चलता है। डाउन द ग्रुप जाओगे आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। दो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, हम एक ही में बात कर लेते हैं। जो फ्लोरीन है वो आपका क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो ऑक्सीजन है वो आपका क्या है? सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। बाकी बातें करते रहेंगे समय के साथ साथ। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बात आपके ग्रुप 17 में बहुत काम आएगी, क्योंकि ग्रुप 17 में हम फ्लोरीन की बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो तो मेरा बेटा मकसद क्या था आज? मेरा मकसद था आपको प्री रिक्विजिट्स बताना। तो मुझे लगता है मैं सारे प्री रिक्विजिट्स आपको अच्छे से समझा पाया हूं। ठीक है, और डिटेल में आप पढ़िएगा अपनी बुक्स के अंदर, बट उतना मैंने बता दिया है जिससे मेरा इस चैप्टर में काम चल जाएगा। ठीक है, ओके। जब प्री रिक्विजिट्स हो गए तो अब हम चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलेंगे यार, बट उससे पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं। जो मैंने अलग अलग ग्रुप्स आपको बताए हैं ना, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, 18, हमारी कक्षा जो आज की है, जो हमारी चर्चा का विषय है इस कक्षा में, वो है ग्रुप 15। बट फिर भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो बनता है यार पी ब्लॉक का, क्योंकि इतने टाइम बाद हमने चैप्टर वापस से रिज्यूम किया है। 11th में छोड़ा था बोरॉन कार्बन फैमिली पढ़ के, फिर बीच में इतने सारे चैप्टर आ गए, और हम तो भाई भोले वाले बच्चे हैं, हमें तो कुछ याद रहता ही नहीं है, हमारा तो फेवरेट है। तो क्यों ना सर, आपने जब प्री रिक्विजिट्स याद करवाए हैं तो थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी याद करा दो प्लीज। बिल्कुल करा देता हूं बेटा, ध्यान से सुनो बात। बेटा जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। मैं एक एक करके आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पहली बात, ये कहां से कहां लाया करते हैं? तो ये तो अभी भी बताया था, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ग्रुप नंबर 13 से लेके जो 18 तक है वो आपके क्या है? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात बेटा, ग्रुप 13 और 14 तो मैं आपको 11th में बता चुका हूं, 15 से 18 मैं बार बार बोल रहा हूं, हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। बेटा हर ग्रुप का ना एक नाम है जो आपको पता होना चाहिए। जनरली कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं कॉमिक वगैरह टाइप के, उनमें इस तरीके के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। वीआईटी, एसआरएम, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और इस तरीके के जब एग्जाम देंगे तो वहां पे कुछ ये बेसिक सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होने चाहिए। वाइवा वगैरह में कोई पूछ लेता है अपने से स्कूल में, प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, मैं बिल्कुल अपनी स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि आप लोग को बोरियत ना हो, आप लोग को चीजें समझ में आए। ठीक है, आराम आराम से सुनिएगा मेरी बात। ग्रुप 15 जो है ना बेटा, ये देखो ग्रुप 15 जो है वो कहां से शुरू हो रहा है? ग्रुप 15 नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है। ये बोरॉन से शुरू हो रहा था, इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। ये कार्बन से शुरू हो रहा था, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। ये नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है, ये ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है, ये फ्लोरीन से, और ये हीलियम से या नियॉन से। ठीक है, हीलियम से शुरू हो रहा है ऑब्वियसली। तो बेटा हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली।
क्योंकि यहां पे राजा कौन है, नाइट्रोजन, सबसे आगे रिप्रेजेंटेटिव कौन है उस ग्रुप का, नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, इसको एक और नाम दिया जाता है, ये नाम मैं आपको बताना चाह रहा था एक्चुअली, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनको निक्टोजेंस भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, निक्टोजेंस। निक्टोजेंस आर जनरली पॉइजनस कंपाउंड्स। कैसे हैं ये, पॉइजनस। तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनका नाम आप क्या बोलते हो, नाइट्रोजन फैमिली, या फिर आप उन्हें और क्या बोलते हो, निक्टोजेंस। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए, निक्टोजेंस का मतलब होता है पॉइजनस। ग्रुप 16 जो है आपकी, इसको आप ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इस फैमिली का, इस ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है आपका, ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसको और क्या नाम दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है बेटा चैल्कोजेंस। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं चैल्कोजेंस, क्योंकि बेटा ये ओर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं, और ओर्स के लिए जनरली ये नाम यूज किया जाता है। तो चैल्कोजेंस, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट जो है वो ओर्स बनाने में काम आते हैं। ओर्स क्या होते हैं, मेटलर्जी में आप लोगों को बताया जा चुका होगा, मेटलर्जी पढ़ चुके हो आप लोग, राइट। अच्छा, ग्रुप 17, ग्रुप 17 को सिर्फ फ्लोरीन फैमिली बोलेंगे क्या, जब उसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हैं, मनाही नहीं है, बट जनरली इसके लिए जो नाम ज्यादा प्रचलित है वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, इसके लिए हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। इसके लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, हैलोजन फैमिली, क्योंकि हैलाइड्स सॉल्ट्स बहुत बनाते हैं। ठीक बात है। अच्छा, और ग्रुप 18 के लिए, तो बेटा ग्रुप 18 के लिए हम सीधा सा बोलते हैं, या तो हम इसको बोलेंगे इनर्ट गैस, या फिर हम इसको बोलेंगे नोबल गैस, ओवर। तो ये हर ग्रुप की पहचान आपको आनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, टोटल हमारे पास 13 से 18 तक होता है पी ब्लॉक। हमारे पास जो अभी काम का है वो है ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक। ग्रुप 15, 16, 17, 18 सबके मैंने आपको नाम बता दिए हैं। क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर हम शुरू करते हैं आगे। ठीक है भाई, आई गेस कर लिया होगा आप लोगों ने सबने नोट इसको। ठीक है, अगर हमने यहां तक बातें करी तो आगे चलते हैं। बेटा आगे हमें एक और बात करनी है, वो क्या बातें हैं हम एक एक करके शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन पॉइंट्स है हमारे पास में, हमें पी ब्लॉक का पता चल गया है, राइट। तो हमने वही बातें बोली कि जो ग्रुप 13 से 18 तक है आपका, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, पी ब्लॉक। अब जो आपका पी ब्लॉक है उसमें सिर्फ नॉन मेटल नहीं होते, पी ब्लॉक में सब तरीके की डाइवर्सिटी दिखती है आपको, डाइवर्सिफाइड है काफी। आपको यहाँ पे मेटल्स भी दिखेंगे, आपको मेटलॉइड्स भी दिखेंगे, और आपको नॉन मेटल्स भी दिखेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक में सब कुछ होता है, मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, और नॉन मेटल्स भी होते हैं। और ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होता है, NH2 NP 1 से 6। NH2 NP 1 से 6। बेटा इनको पी ब्लॉक क्यों कह रहे हैं हम, पी ब्लॉक हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आता है वो पी ब्लॉक कहलाता है। ऐसे एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है एस ब्लॉक कहलाता है, और जिनका डी में आता है वो डी ब्लॉक, और जिनका एफ में आता है वो एफ ब्लॉक। तो यहां पे जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आएगा वो पी ब्लॉक होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि पी में एक साथ आ जाएंगे, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मिनिमम 0 भी रख सकते हैं। तो जब हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन आना शुरू होगा तो उसकी बिलोंगिंग शुरू होगी, राइट। तो जो बोरॉन फैमिली होती है, बोरॉन फैमिली की अगर आप बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। तो ध्यान से देखो, क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन आखिरी पी ब्लॉक में आ गया, क्या पी सब शेल में आ गया क्या, इसलिए क्या कहलाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और बोरॉन फैमिली के लिए आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख देते हो, NH2 NP 1, जहां पे N आपकी क्या हो जाती है, शेल। ऑब्वियसली बोरॉन में 2s2 2p1 है, एल्यूमिनियम में 3s2 3p1 हो जाएगा, गैलियम में 4s2 4p1 हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, बोरॉन की बात हो गई, तो हम आगे चलते हैं, कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 1s2 2s2 2p2। 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे ना,
फिर से देखो, क्या लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आ रहा है, पी सब शेल में आ रहा है, इस वजह से मैं इसको भी क्या कहूंगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट, और इसके लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2NP2। ठीक है। ठीक इसी प्रकार बेटा अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है मेरे पास में, 7। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, 1s2 2s2 2p3। तो बेटा जी इसके लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2NP3। ठीक इसी प्रकार आप ऑक्सीजन वालों के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हो, NH2NP4। आप हैलोजेंस के लिए जो फ्लोरीन है आपका उस वाली फैमिली के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हो, NH2NP5। और अगर आपकी इनर्ट गैसेस की बात करें तो उनके लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2NP6। इस वजह से आप देखिए हमने एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया NP1 से लेके 6 तक, जिसमें हमने सारे ग्रुप्स, ठीक है, सारी फैमिलीज को अकोमोडेट कर दिया है। अब जिस फैमिली की बात करेंगे वो वाला कॉन्फ़िगरेशन उठा लेंगे। अच्छा ठीक है, तो यानी कि हमारे पास में NP1 से लेके NP6 तक पी ब्लॉक के अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अब आगे बात करते हैं। हमारा मकसद क्या डिस्कस करना है, ग्रुप 15। बेटा अगर हमारा मकसद ग्रुप 15 डिस्कस करना है तो ग्रुप 15 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे एक बार, NH2NP3। बेटा क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में खास बात दिख रही है, क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई खास बात दिख रही है, बेटा NP3। NP3 आप याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सिखाया था, जब ऑफबाउ का नियम आप लोगों को बताया गया था, तो आप लोगों को एक बात समझाई जाती है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ही क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, हमेशा ही क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। बोलो समझ में आती है वाली बात, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो है वो हमेशा ही क्या माने जाते हैं, ज्यादा स्टेबल। अगर वो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं तो ग्रुप 15 NP3 है बेटा। पी में मैक्सिमम 6 आ सकते थे तो फुली फिल्ड होता, अभी इस समय पे पी मेरा कैसा है, हाफ फिल्ड, तो ये कैसा है, काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ग्रुप 15 की खास बात होती है कि वहां पे जो पी सबशेल है वो कैसा होता है, हाफ फिल्ड होता है। इस चीज के मजे कहां लूटेंगे, इस चीज के मजे लूटते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में, इस चीज के मजे लूटते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और जगहों पे। ठीक बात है, तो स्टेबल होता है। ग्रुप 15 के मेंबर्स कौन कौन है, तो बेटा जी ग्रुप 15 के मेंबर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ग्रुप 15 के मेंबर्स मेरे पास हो जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, एंड लास्ट में एक मॉस्कोवियम। ये बीच की स्लाइड्स जो मैंने स्किप करी हैं मैं उन पे आऊंगा वापस, पर अभी मुझे एलिमेंट्स दिखाने थे आपको। तो दिस इज गोना बी माय ग्रुप नंबर 15, दिस इज गोइंग टू बी माय नाइट्रोजन फैमिली जिसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP3, जहां पे N इज माय शेल नंबर एंड दीज आर माय एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम। हमने बोला था पी ब्लॉक के अंदर नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। तो सुन लो बात ध्यान से, जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये आपके कैसे हैं, नॉन मेटल्स। जो आपके आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये आपका कैसा है, मेटेलॉइड्स। और जो आपके बिस्मथ और मिस्कोवियम है ये आपके कैसे हैं, मेटल्स। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, आई विल रिपीट अगेन, आई एम जस्ट सेइंग कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर योर नॉन मेटल्स। ठीक है, these are your non-metals, these two are your metalloids. मेटेलॉइड्स आर समवन जो मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एंड दीज आर योर मेटल्स। बेटा मॉस्कोवियम जो है ना ये बड़ा रीसेंट है, इसकी डिस्कवरी ना अभी अभी हुई है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हमें पता नहीं है, तो हम इसकी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे भी नहीं। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री पे अभी भी काम चल रहा है, हम तो बिस्मथ तक मान के चलेंगे हमारी बातों को। क्लियर है, कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब आ जाते हैं वापस से पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। हमने बोला था नॉन मेटालिक मेटालिक कैरेक्टर होता है, आपके पास ग्रुप 15 में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज द शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक थ्रू मेटेलॉइडिक कैरेक्टर। नॉन मेटल से मेटालिक की तरफ का ट्रांजिशन होता है वाया मेटेलॉइडिक कैरेक्टर। कैसे होता है ये वाला चीज, तो बेटा देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल। जो आर्सेनिक एंटीमनी है वो आपके क्या होते हैं, मेटेलॉइड। और बिस्मथ और मॉस्कोवियम को आप क्या कह देते हो, टिपिकल मेटल कह देते हो। यही बात मैंने अभी अभी आपको पीरियोडिक टेबल पे बना के मार्क करके दिखाई है। ठीक है, अच्छा जी आगे बात कर लेते हैं। बहुत आसान आसान बातें हैं ये तो, इनमें कुछ है ही नहीं जो कुछ अलग से सीखना हो। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है ना, उसमें बड़ी खास बात होती है। हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसकी बड़ी खास बात होती है कि वो अपने बचे हुए ग्रुप के सारे एलिमेंट से बड़ा हटके बिहेव करता है। जो पहला एलिमेंट होता है वो बचे वो से बड़ा हटके बिहेव करता है। कैसे हटके बिहेव करता है बेटा? देखो, आप बोलते हो कैसे कैसे, एक तो उसका साइज सबसे छोटा है क्योंकि नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक, नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी घटेगी, तो उस हर पर्टिकुलर ग्रुप में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? बहुत ज्यादा है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, बाकी चीजें तो चलो ठीक है, अभी प्री रिक्विजिट पढ़े, चमक जाएंगी। साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम बोल दोगे। ये एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल जो है ना, ये खरबूजा है बेटा। खरबूजा क्या होता है? जिस चीज में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, जहां गलती हो सकती है। तो उस खरबूजे को ध्यान से देखिए, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल के नाम से घबरा जाते हैं, कहते हैं सर हमें तो समझ ही नहीं आता कहां डी ऑर्बिटल माने कहां डी ऑर्बिटल ना माने, वी आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। तो बेटा कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आता है, ऑफ-बाउ रूल सबको पता है। तो बेटा आपको ये पता है ना कि देखो, अगर आप n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 लेते हो, तो आपकी एजिमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0 और 1। सर हमें तो नहीं पता। बेटा अगर ये नहीं पता तो क्वांटम नंबर रिवाइज कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगी बात। अगर n की वैल्यू 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो एजिमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0 और 1। यानी कि आपकी दो केसेस यहां पॉसिबल होते हैं, 2s और 2p, 2s सबशेल और 2p सबशेल। 2d होता है क्या? नहीं होता, 2s और 2p होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर n की वैल्यू 3 होती है तो मैं बोलता हूं मेरी l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1 और 2। ठीक है, l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है जनरली। अगर ये 0, 1 और 2 हो गया है तो यहां पे मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज आ गई, 3s, 3p, 3d। अच्छा, मतलब अगर n इक्वल टू 2 चल रहा होगा तो उनमें d ऑर्बिटल नहीं पाया जाएगा, उनमें 2p के आगे 2d एग्जिस्ट नहीं करता। पर अगर n इक्वल टू 3 चल रहा होगा तो वहां d पाए जाने के चांसेस हैं। और अगर n इक्वल टू 4 चल रहा होगा तो बेटा 4 के केस में तो चार पॉसिबिलिटी हो जाती हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। वहां तो f भी पाया जा सकता है। क्लियर है? तो यही बातें होती हैं जो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल समझाती हैं आपको। कैसे? देखना जरा ध्यान से। यदि तुम नाइट्रोजन की बात करते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन आज मैं इतनी बार लिख लूंगा ना तुम्हें रट जाएगा। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, अगर ये वैलेंस शेल को मैं बॉक्स में बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये 2s है जिसमें 2s2 हो गया, और ये मेरे पास में 2p का बॉक्स है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। बेटा 2p के बाद में अगला नंबर किसका आएगा? 3s का। 2d नहीं है यहां पे। अगर यहां 2d नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन वी डू नॉट हैव d ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल। तो हमारे पास में जो फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन फैमिली का, उसमें d ऑर्बिटल क्या है? मौजूद नहीं है। बेटा अगर यहां डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है तो मतलब पूरे के पूरे पीरियड में आप कहीं भी चले जाओ, सब में इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही भरा जाएगा। तो यानी कि वहां पे कहीं पे भी डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता है। तो यानी कि जो फर्स्ट मेंबर होता है हर ब्लॉक के एलिमेंट्स में, हर ग्रुप का, उसमें डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता। रीजन? क्योंकि 2d तो एग्जिस्ट किसी भी हाल में नहीं कर पाता, 2p तक ही रहता है। 2d जो है आपका वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसको मैं बड़ा बड़ा क्रॉस लगा रहा हूं ताकि जब आप नोट्स रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, ओके। जब यहां तक की बात हो गई है तो आगे बात करते हैं, डी ऑर्बिटल ना होने से होता क्या है। तो बेटा डी ऑर्बिटल ना होने से क्या होता है आपको ये तो पता है, वहां पी ऑर्बिटल तो है पर। ठीक है, आपने ना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। मैंने कहा था केमिकल बॉन्डिंग बहुत काम आने वाला है यहाँ पे। तो जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपने पढ़ा होगा तो वहां पे ना आपने ओवरलैपिंग पढ़ी होगी। जब ओवरलैपिंग पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो आपका बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो आपका बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होती है? हम बोलते हैं जो पी ऑर्बिटल है वो दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप करके पी पाई बॉन्ड बना देता है। ठीक है, जो डीपी ऑर्बिटल है वो दूसरे वाले के साथ साइडवाइज ओवरलैप करके क्या बना देता है? पी पाई। सिमिलरली आपका पी ऑर्बिटल जो है वो डी वाले से भी मर्ज हो सकता है और क्या बना देता है? पी पाई डी पाई। और या फिर जो डी ऑर्बिटल है वो डी वालों के साथ ही मर्ज हो जाता है और क्या बना देता है? डी पाई। तो हमारे पास इस तरीके के पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं,
परंतु ये p पाई d पाई, ये d पाई d पाई वहीं तो बनेगा यार जहां d ऑर्बिटल मौजूद होगा ओवरलैप करने के लिए। पर हमारे जो पहले एलिमेंट्स हैं हर ब्लॉक के, हर ग्रुप के, p ब्लॉक के हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसमें तो d ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं है, और अगर उनमें d ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं है तो क्या वो इन दोनों बॉन्ड्स के लिए सक्षम है? वो इन दोनों बॉन्ड्स के लिए केपेबल नहीं है। वो हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं? p पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं। वो कभी भी p पाई d पाई या d पाई d पाई में एक पार्ट नहीं ले सकते। अच्छा, सिर्फ पहले पहले एलिमेंट्स नहीं ले सकते, उसके आगे वाले ले सकते हैं क्या? बेटा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सुनो बात ध्यान से मेरी। फास्फोरस की बात कर लो। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, 3s2 3p3। तो बेटा जी भले इसका इलेक्ट्रॉन 3p तक है, पर अगर आप इसके बॉक्सेस बनाते हो तो आपको पता है ये 3s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, ये 3p है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, पर इसके बाद में आपके पास में d भले यूज नहीं हो रहा है, भले उसमें अभी मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं डाले हैं, पर खाली दिख तो रहा है मुझे। अगर ये दिख तो रहा है मुझे खाली, मतलब 3d ऑर्बिटल जरूरत पड़ने पे काम में तो लिया जा सकता है। अगर काम में लिया जा सकता है, दैट मीन phosphorus has a vacant 3d orbital which can be utilized whenever required, so then it is capable of forming these sort of bonds, but nitrogen is not. And if phosphorus is capable, so obviously the elements below phosphorus are also capable of doing so. And same goes with other group के जो आपके other group के जो elements हैं। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, उन सब में ये वाली चीज एप्लीकेबल होती है। बोलो आराम आराम से समझ में आई क्या बात? कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना अभी तक? ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारी बातें करी नहीं है, सिर्फ माहौल बना रहे हैं, अभी तो पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक बात है? ओके, आगे बात करते हैं। जब पी पाई की बात हुई है तो यही वाली बात मैंने आपसे करनी चाहिए कि जो फर्स्ट मेंबर होता है उनकी ज्यादा कैपेबिलिटी क्या होती है? पी पाई बॉन्ड्स बनाने की। किन के साथ? या तो खुद के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अच्छा जी, बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन, क्योंकि बाकी और क्या क्या बना सकते हैं? बाकी ये भी बना सकते हैं। ठीक है साहब, आगे चले। तो हमें रटना नहीं था वो वाली बात। बहुत सारे बच्चे उस लाइन को याद करके एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे डी ऑर्बिटल है या नहीं है, और है तो उनसे कैसे बॉन्ड्स की बातें हो रही हैं, और कैसे वेकेंट डी पहचानना होता है, क्या होता है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक वाइड स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। जिन बच्चों को नहीं पता था उन्हें अब पता चल जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अगर यहां तक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। बेटा ये जो हमारे पास एनॉमलस बिहेवियर है, एनॉमलस बिहेवियर मतलब कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो थोड़ा हटके बिहेव करता है, या फिर कुछ पूरे पूरे ग्रुप्स ही कुछ हटके बिहेव करते हैं, तो उनकी कुछ खास खास बातें हमें समझनी है। जैसे यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट नया फंडा आया है पिक्चर में, जो आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ये भी आपने बॉन्डिंग में पढ़ा था। सर मुझे तो लगता है हमें तो पहले ही बॉन्डिंग पढ़ लेना चाहिए था। तो बेटा बॉन्डिंग पढ़ तो लेना चाहिए था। अगर रिवाइज्ड है तो अच्छी बात है, अदरवाइज डरो मत, घबराओ मत। हम यहाँ पे इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहे हैं एटलीस्ट वो मैं तुम्हें बता दूं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सारे तुम समझते रहना। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या बात है। मैंने आपसे ना ग्रुप 15 की बात करनी है, तो यहाँ पे मैं एक बार जरा लिख दूं एक बार सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट, सो दैट रिलेट करना आसान होगा। बार बार कहाँ अपन पीरियोडिक टेबल तक जाते रहेंगे। ठीक है, मॉस्कोवियम पे मैं आ नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि उसके बारे में ज्यादा बात होगी नहीं। अच्छा जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मैंने बोला ये ग्रुप 15 है जिसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3। अब कर लेते हैं पेन का कलर चेंज, ताकि जो भी नई बात करेंगे वो हाईलाइटेड सी दिखेगी। अच्छा बेटा मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है? उसका ग्रुप नंबर -10। हर ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कैसा ग्रुप था? ग्रुप 15। अगर ये ग्रुप 15 था तो बेटा यहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी बोल सकता हूं? हम बोल रहे हैं फॉर्मूला है ग्रुप नंबर -10, तो 15 मेरे पास में हाईएस्ट है, तो ग्रुप नंबर -10 यानी कि कितनी हो गई? +5। एक बार फॉर्मूला देखते हैं, लॉजिक समझेंगे अभी। अच्छा, मूविंग डाउन द ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -12 बिकम्स इंक्रीजिंगली मोर स्टेबल। अच्छा जी, ग्रुप नंबर -12 यानी कि 15 -12 यानी कि वैल्यू क्या आ गई? +3। ओके, तो ये कह रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +5 और डाउन द ग्रुप जाने पे +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। पर ये आई कहां से आखिर? तो बेटा ये समझने के लिए तुम्हें ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है? कितने वो बॉन्ड बना सकता है इलेक्ट्रॉन्स?
के साथ में, ठीक है, कोवेलेंसी होती है वो, बट ऑक्सीडेशन स्टेट वहीं से तो निकलती है, कितने बॉन्ड्स वो एलिमेंट बना पा रहा है। बेटा जी इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 2 s में और 3 p में, मतलब एट मैक्स से कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 5। तो इसकी मैक्सिमम स्टेट तो बेटा जी कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि एट मैक्स से कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है? 5, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारी क्या हो गई? 5। अच्छा, अगर हाईएस्ट की बात ना करें तो अगर आपसे कहे मिनिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मिनिमम बता दो कि मतलब एक सेट तो निकल जाए, तो बेटा मिनिमम पे 3 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही सकता है ना, अगर पांचों के पांचों ना यूज करे तो वो कौन सी स्टेट हो गई? +3। और अगर आपसे कहे इस ग्रुप की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो बेटा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जो मैक्सिमम नंबर होता है उसमें से 8 घटा दो, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। तो आपके पास में नाइट्रोजन फैमिली के लिए 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप सबसे ज्यादा डिस्कस करोगे। आपको जरूरत पड़ेगी -3 की, आपको जरूरत पड़ेगी +3 की, आपको जरूरत पड़ेगी +5 की। आओ 2 मिनट चर्चा कर ले इन पे। पहले अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लो बातों को, 1 मिनट का समय ले लो, इस पॉइंट को पढ़ लो, और फिर ये बस यहां तक जो मैंने बोला, यहां तक, ये ड्यू टू पे नहीं जाना, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है? उसके ऊपर पढ़ लो, जो यहां लिखा हुआ है वो देख लो, कोई डाउट है तो दिमाग में मनन कर लो उस बात का एक बार। ये ग्रुप 15 है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। फ्रेम से मैं बाहर इसीलिए हो गया हूं ताकि आप ध्यान दे पाए। मास्टर एक तो बोलते बहुत हो आप सर, बोलते ही रहोगे तो मनन कैसे करेंगे? तो बेटा जी सपने थोड़ी देखने हैं, सपने सुहाने लड़कपन के, यहाँ पे ध्यान से सुननी है बात, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ग्रुप 15 है, ये एलिमेंट्स हैं, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने बोला मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 5, 3 तो कम से कम करने ही चाहिए, तो वो हो गई 3, और मिनिमम कितने हो सकती है? -3, -8 कर देते हैं। ये फॉर्मूला भी अगर ध्यान रहता है तो बहुत अच्छी बात है, ये सब ग्रुप्स के लिए वैलिड है, अदरवाइज आपको लॉजिक भी समझ आ गया है। तो मैंने बोला इस प्रकार आपकी पी ब्लॉक में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करनी होती हैं। इस पे ना बड़ा अच्छा एक बार एक एग्जाम में सवाल आया था कि जो आपके पास में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है क्या? या फिर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर एलिमेंट शो नहीं करते क्या? तो बेटा बिल्कुल सही बात है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर एलिमेंट शो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? इस बात से रिफ्रेन करेंगे। रीजन बेटा, अगर किसी चीज पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इसका मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। Cl- O पे 2- उसने इलेक्ट्रॉन क्या करे? लिए हैं। बेटा डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना मेरा, ये तो मेरा मेटालिक है, ये मेरे मेटालॉइड्स हैं, ये मेरे नॉन मेटल हैं। अगर डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि मेटल कैरेक्टर अगर बढ़ने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो क्या वो अपने ऊपर माइनस चार्ज ला सकेगा? नहीं ला सकेगा, वो तो क्या लाना चाहेगा? प्लस चार्ज लाना चाहेगा। दैट्स द रीजन कि डाउन द ग्रुप जाने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करी जाती, वो स्टेबल नहीं होती है। पहली बात इतनी तो क्लियर हो गई, ठीक है? अगर -3 का चिट्ठा हम लोगों ने क्लियर कर दिया, तो अब हम बात करते हैं ये जो बात यहां करी जा रही है कि डाउन द ग्रुप जाने पर ये वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है एज कंपेयर टू ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 जो है वो +5 से क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल। बेटा जी इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक बार नाम को देखो ध्यान से, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है कि कोई असर पड़ रहा है। इनर्ट पेयर मतलब कोई ऐसा पेयर है जो इनर्ट है, कोई ऐसा पेयर जो इनर्ट है, मतलब इनर्ट पेयर, पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, इनर्ट पेयर मतलब कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो इनर्ट हो गए हैं, मतलब कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। एक बार पढ़ते हैं इसका आगे क्या लिखा हुआ है, फिर समझेंगे भी इसको। रिलक्टेंस ऑफ एस सबशेल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। अगर वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते तो एस में हमेशा ही कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को मैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकता हूं क्या? तो उसको मैंने क्या नाम दिया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब अगर मैं आपको लॉजिक नहीं बताता, अगर आप अभी सिर्फ दिमाग में रख के इस बात को आगे चलो, तो आपको ये समझ में आता है कि हम एस वाले इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन बॉन्डिंग में नहीं मानते। अगर एस वाले इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूशन में नहीं मानता हूं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका मानता हूं? पी का। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं कंट्रीब्यूशन पी का मानता हूं, मतलब सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे कंसर्न है?
3, यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर मैं ये कहना चाहता हूं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि एस वालों को तो मैं काउंट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो रिलक्टेंट है बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए। बात समझ आ गई क्या? लॉजिक पे चलते हैं कैसे होगा ये, पर ये पॉइंट तो अब समझ में आया क्या? ठीक है, समझाते हैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट, ध्यान से देखिएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेटा अगर मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, आप ये बात समझो। ये मैंने एक सैंपल लिया एटम का, ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। शेल नहीं मान रहे हम, तो सब शेल समझ रहे हैं। अभी लेट्स से ये एस था, ये पी था, फिर आपका डी आएगा और उसके आगे क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फिर से मेरे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स लिख दूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो मैं एक बार आपको ना पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहता हूँ। यदि मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा पीरियोडिक टेबल से, मेरा मकसद है ये देखो ध्यान से यहाँ पे। बेटा जब मैं एंटीमनी से बिस्मथ जा रहा हूँ, जब मैं एंटीमनी से बिस्मथ जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए, क्या मेरे बीच में लेंथेनॉइड्स आ रहे हैं पिक्चर में? जब मैं एंटीमनी से चक्कर काट के बिस्मथ तक जाऊंगा, तो क्या मेरे पास बीच में लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स आएंगे? आएंगे ना। देखो ना, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर है 51, बिस्मथ का है 83, बीच में ये 57 से 71 तक के तो कवर हो ही गए। यानी कि हम ये बोल दें क्या, कि जब हम एंटीमनी से बिस्मथ तक जाते हैं बेटा जी, तो हमारे पास 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जब आप यहां से यहां जाते हो, तो आपके पास 14 लेंथेनाइड्स जो है वो बीच में आ जाते हैं। अगर 14 लेंथेनाइड्स आपके बीच में आ रहे हैं, मतलब मैं ये बोलूं कि वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा जा रहा है, एफ ब्लॉक के अंदर, एफ सबशेल के अंदर। ब्लॉक लिखना गलत हो जाएगा, हम ये बोलें कि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा जा रहा है, एफ सबशेल में भरा जा रहा है। यदि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में भरा जा रहा है, तो और बेटा आपको शील्डिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है, आपको शील्डिंग का ऑर्डर क्या पता है, एस की सबसे ज्यादा होती है, देन पी की, देन डी की, देन एफ की। बेटा नीचे जाने पर डी और एफ की स्क्रीनिंग जो बहुत पुअर है, राइट? तो मैं ये बोलूं कि डाउन द ग्रुप जाने पर, आर्सेनिक से एंटीमनी जाने पर 14 लेंथेनाइड्स बीच में आ रहे हैं। यदि लेंथेनाइड्स बीच में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल की फिलिंग शुरू हो गई है, तो यहाँ पे एंटीमनी बिस्मथ में भी, मैंने आर्सेनिक से एंटीमनी गलत मार्क कर दिया है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये आर्सेनिक से एंटीमनी नहीं है, ये एंटीमनी से बिस्मथ की बात है। ठीक है, यहां की बात हो रही है कि यहां आपके बीच में क्या आ रहे हैं, 14 लेंथेनाइड्स बीच में आ रहे हैं। यदि 14 लेंथेनाइड्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो यानी कि वहां पे फिलिंग कैसी हो रही है, एफ सब शेल में फिलिंग हो रही है बेटा जी। और अगर एफ सब शेल में फिलिंग हो रही है और उसकी स्क्रीनिंग पावर बहुत बर्बाद है, तो वही इफेक्ट हमें यहाँ देखना है। बेटा अगर स्क्रीनिंग पावर बहुत बेकार है, तो हम बोलेंगे कि जेड इफेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो मैं ये बोलूं क्या, कि जो मेरा न्यूक्लियस है, क्योंकि एफ और डी उतने अच्छे से शील्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यूक्लियस जो है वो एस वाले इलेक्ट्रॉन को अभी भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। आप ऐसे बोलेंगे ना कि यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो आप यहाँ पे ये बोलेंगे सिक्स्थ पीरियड है, तो यहाँ पे 6p3 हो रहा होगा, 6s2 हो रहा होगा, 5 आपका डी हो रहा होगा, पर फोर्थ आपका एफ हो रहा होगा। तो आपका फोर्थ शेल का जो एफ सब शेल था, उसका स्क्रीनिंग इतना बेकार है कि वो न्यूक्लियस को शील्ड ही नहीं कर पा रहा। इस वजह से न्यूक्लियस सिक्स्थ शेल के मौजूद एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन पे भी अट्रैक्शन बना पा रहा होगा। डी और एफ का स्क्रीनिंग इतना बेकार है, आप समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस से शेल बाय शेल चलो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। तो जो न्यूक्लियस है आपका, आप ये बोलोगे कि फोर्थ और फिफ्थ होने के बावजूद पहले, क्योंकि इनकी स्क्रीनिंग इतनी बेकार है कि वो सिक्स्थ के एस के इलेक्ट्रॉन का भी न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन फील हो पा रहा होगा। और अगर सिक्स्थ के इलेक्ट्रॉन का भी, सिक्स शेल के एस इलेक्ट्रॉन का भी अगर अट्रैक्शन उसे फील हो पा रहा होगा, हो तो पी को भी पा रहा होगा, पर क्योंकि एस जो है वो ज्यादा क्लोज होता है, तो एस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा फील कर पा रहे होंगे अट्रैक्शन, तो उस वजह से ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होकर रहना चाहेंगे या बाहर जाके बॉन्ड बनाना चाहेंगे। बेटा स्टेबिलिटी होती है अट्रैक्शन से, राइट? तो ये हमेशा अट्रैक्टेड फॉर्म में रहना चाहेंगे, और क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा,
क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इस वजह से ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेने आते ही नहीं है। ये कहते हैं हम खुश हैं न्यूक्लियस के साथ में। अगर ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते ही नहीं है तो मैं बोलूं एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में कैसे हो गए, रिलक्टेंट हो गए। अगर ये रिलक्टेंट हो गए तो दिस इज द रीजन हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ फिर कौन हिस्सा लेगा आउटर मोस्ट शेल से, 6p। बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से कौन हिस्सा लेगा, 6p। दैट्स व्हाई 5 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन इजीली निकल पाएंगे, 3। एंड दिस इज द रीजन कि बिस्मथ के केस में आप बोलते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। दिस इज द रीजन बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल। जबकि अगर आप फॉस्फोरस, आर्सेनिक इनमें बातें करेंगे तो उन सब के केस में +5 जो है वो +3 से ज्यादा स्टेबल होगी। परंतु डाउन द ग्रुप जाने पे क्योंकि लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग पावर खराब है, जिस वजह से वो इतना स्क्रीन अच्छे से नहीं कर पाते न्यूक्लियस को, तो 6s के इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं अट्रैक्शन में, और उस वजह से हम बोल देते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड दिस इज नोन एज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो बात समझ में आई क्या आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर है? अगर आपको मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई है तो अब हम उस वाले पॉइंट को दोबारा पढ़ लें क्या? हम उस वाले पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। Moving down the group, the oxidation state of this number becomes increasingly more stable in group 13 to 16। जी हाँ, ग्रुप 13 में लगा है, 14 में भी लगता है, 15 में भी लगता है, 16 में भी लगता है। इसलिए आपको 11th क्लास में पढ़ाया था ये 13 14 के अंदर। 15 में मैंने आज वापस रिकॉल करा दिया। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? रिलक्टेंस ऑफ एस सबशेल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए रिलक्टेंट होना। और इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली कहां लगता है? 6th पीरियड पे लगता है। ये तो हम अभी भी बात करके ही आए हैं। यानी कि बेटा मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दूं क्या, छोटा सा, जो आपको ध्यान रहेगा जब आप नोट्स रिवाइज करोगे। वो पॉइंट ये है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, आप लोग खुद देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ, ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ना, ये एज इट इज एग्जाम में आया हुआ है, तो अगर कभी दोबारा आ जाए तो आप लोग के नोट्स में मेंशन होना चाहिए, इसलिए आई एम राइटिंग इट अगेन। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ट्रू और फॉल्स टाइप का सवाल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड एग्जांपल इसका हमने क्या दे दिया? हमने इसका एग्जांपल लिख दिया कि बिस्मथ में 3+ स्टेट जो है वो बिस्मथ की 5+ स्टेट से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट भी समझ में आया? अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया है तो अब आगे बात कर देते हैं। पी ब्लॉक की हमें बात करनी थी, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हम करके आ गए हैं जो हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पता है, आपको एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, आपको पी पाई डी पाई के बारे में बातें पता है, आपको बाकी चीजें भी क्लियर हो गई हैं दिमाग में। ठीक है, जब ये सारी बातें क्लियर हो गई तो आओ ग्रुप 15 पे ढंग से चर्चा करें। तो बेटा किसी भी ग्रुप को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ना एक सीक्वेंस होगा पढ़ने का। हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली नेचर में कहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है बट पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा है एनसीईआरटी की एक एक लाइन से सवाल बन जाता है, तो कोई भरोसा नहीं है किसी दिन इस पे सवाल आ जाएगा तो। एंड द डे इस पे सवाल आ गया, ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और आसान है, कोई बहुत ज्यादा जानकारी वाली बातें नहीं है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपको क्या डिस्कस करना है, ठीक है, आपको बताऊंगा। अच्छा, तो हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी अकरेंस की, फिर हम बात करेंगे उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिर हम बात करेंगे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की। तो हम हर ग्रुप के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हर ग्रुप के फर्स्ट 2 एलिमेंट, जैसे यहां हम जनरली किसको डिस्कस करेंगे ज्यादा? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को। हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करेंगे, नाइट्रोजन के हैलाइड्स की बात करेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स की बात करेंगे, और फिर सेम सीक्वेंस हम फॉस्फोरस में फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हम सबसे पहले बातचीत करने जा रहे हैं अकरेंस की। तो अकरेंस के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ना घर पे, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। ये पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कहां पाया जाता है? तो 78% के अराउंड पाया जाता है आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस अबंडेंस में। ये आपको पहले से पता होती है बातें। अब नाइट्रोजन कहां पाई जाती है? तो बेटा अर्थ क्रस्ट में वो आपको मिलती है या तो सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में या पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में, जिसको आप चाइल्ड सॉल्ट पीटर या इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हो।
तो नाइट्रोजन कहां मिलती है आपको अर्थ क्रस्ट में? इधर इन द फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्रेट और इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। फॉस्फोरस कहां मिलता है आपको? फॉस्फेट रॉक्स में, ठीक है, एपेटाइट फैमिली बोलते हो उसको आप, पर हाँ छोटेपन में, मतलब शॉर्ट में आप कैसे याद रख सकते हो कि फॉस्फोरस आपको जनरली कहां मिलता है? फॉस्फेट रॉक्स में मिलता है, ठीक है जी। और जो आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, ये आपको कहां मिलते हैं? सल्फाइड मिनरल्स में मिलते हैं। तो अगर आपको एक शॉर्ट में चीजें याद रखनी है, फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, चैप्टर को ध्यान रखना है, तो हम फटाफट हम यहाँ पे समराइज कर देते हैं कि अगर आपसे कोई नाइट्रोजन का अकरेंस पूछेगा तो आप उसको क्या बोलोगे कि आपको मेजरली अर्थ क्रस्ट में वो कहां मिलता है? NaNO3 या फिर KNO3, इंडियन सॉल्ट पीटर या फिर चाइल्ड सॉल्ट पीटर में, ठीक है। अगर आपसे कोई फॉस्फोरस की बात करेगा तो फॉस्फोरस के लिए आप क्या कह दोगे जल्दी से? आप बोल दोगे एपेटाइट फैमिली के अंदर पाया जाता है, और जनरली ये मेजर कंपोनेंट किसके होते हैं? फॉस्फेट रॉक्स के। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फॉस्फेट के रॉक्स हैं तो फॉस्फोरस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये मेरे पास में कहां पाए जाएंगे? ये बेटा मेरे पास में पाए जाते हैं सल्फाइड मिनरल्स में। आपने मेटलर्जी पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा और याद करा होगा कि इनके सल्फाइड वाले ओर्स बड़े फेमस होते हैं। तो ये आपकी थी अकरेंस जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हो गया, ठीक बात है। अच्छा जी, मॉस्कोवियम, तो बेटा जो मॉस्कोवियम है ये एक नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका सिंबल है ये, जिसका एटॉमिक नंबर है ये, जिसका एटॉमिक मास है ये, और 7th पीरियड है ऑब्वियसली, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। पर क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। इसकी केमिस्ट्री पे हम अभी भी काम कर रहे हैं, तो हम हमारी सभा के अंदर, हमारे डिस्कशन में भी मॉस्कोवियम को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है जी। अकरेंस सबको क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकरेंस क्लियर हो गई है तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बट यहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको बहुत सारी बातें पहले से पता चल गई हैं। जैसे कि ध्यान से देखो, डाउन द ग्रुप गए हो, एटॉमिक नंबर तो बेटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इधर आ जाता हूं मैं, डाउन द ग्रुप गए हो, एटॉमिक नंबर तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है। फ्रेम से थोड़ा सा बाहर में होता रहूंगा क्योंकि टेबल बहुत बड़ा है, मुझे चाहिए कि आपको सारा डेटा समझ में आए, ठीक है। मुझे देखना इतना जरूरी नहीं है, टेबल को देखना बहुत जरूरी है। अरे सर ऐसे मत बोलो यार, आप भी बढ़िया हो। बढ़िया तो मैं हूं यार, आई नो, बट अभी टेबल देखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो बेटा जी एटॉमिक नंबर आपका डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक मास भी ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक मास, मोलर मास, वट एवर यू से इट, ठीक है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, NS2 NP3 जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जैसे जैसे एलिमेंट्स नीचे ग्रुप्स में आते जाते हैं शेल नंबर बढ़ता जाता है क्योंकि पीरियड चेंज होता जाता है। तो 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, ठीक बात है। और वो F और D उस तरीके से आते रहते हैं वहां पे। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी। डाउन द ग्रुप जाने पे हमेशा ही क्या होती है? घटती है। अगर डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है तो आप डेटा देख सकते हैं, धीरे धीरे वैल्यू क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। अगर कोई आपसे कहे यहाँ पे कि ऑर्डर बता दो IE1 का, तो आप क्या कह दोगे? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के लिए, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप बना सकते हैं, ठीक है। ये है आयनाइजेशन IE2 और ये है IE3, और आपको हमेशा से पता है कि बेटा IE3 की वैल्यू IE2 से ज्यादा और IE2 की वैल्यू हमेशा IE1 से ज्यादा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखो, IE3 की वैल्यू 2 से ज्यादा, 2 की वैल्यू 1 से ज्यादा, IE3 2 से ज्यादा, 2 की वैल्यू 1 से ज्यादा, एंड सो ऑन, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, सही बात है। पर यहां पे क्या देखने को मिलता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो आपके एंटीमनी और बिस्मथ है, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट ही क्या हो जाती है? बराबर। इनफैक्ट वैल्यू तो आपको बिल्कुल ही क्या मिलती है? सेम। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, दैट इज विजिबल। बट एंटीमनी और बिस्मथ के केस में आप बोल देते हो कि आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो गई है? बिल्कुल ही बराबर हो गई है। ये पॉइंट ध्यान रखने का है कि एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एंड अगर आपसे बात करें कोवेलेंट रेडियस की, तो डाउन द ग्रुप जाने पर शेल्स ऐड होती जाती हैं। शेल अगर ऐड होती जा रही हैं तो एटॉमिक साइज ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपको ये 11.0 लग रहा होगा, दिस इज 110 एक्चुअली,
तो 70, 110, 121, 141, 148 आपका कोवेलेंट रेडियस भी बढ़ गया। तो बेटा बच्चों को ना एनसीईआरटी में टेबल मेंशन्ड है, बच्चों को ना टेबल्स वगैरह देख के बड़ा डर लगता है। बच्चे कहते हैं सर ये डेटा भी हमें याद करना पड़ेगा क्या? तो याद करने की जरूरत ही नहीं है लाला, कोई तुझसे वैल्यू तो पूछने ही नहीं वाला है किसी चीज की। आपको तो सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए, आपको हर ऑर्डर बनाना आना चाहिए। ठीक है, ओके एक बार ध्यान से सबको देख लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, जो इस टेबल में मेंशन नहीं है, जो मुझे डिस्कस आपसे अलग से करना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस करता हूं, बट उससे पहले एक बार ध्यान से इस टेबल को देख लें। कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है तो प्लीज कॉमेंट में पोस्ट करिए, हम डिस्कस कर देंगे उसको आगे। ठीक है भाई, देख लिया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके अगर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, सारी चीज आपको समझ में आई है, तो हम दो बातें डिस्कस और करते हैं बेटा। एक हमें डिस्कस करना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, एक हमें डिस्कस करना है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये ना थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, तो मैं आपको ट्रिक के साथ बता रहा हूं कैसे याद रखना होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपके पास में ये एलिमेंट्स हैं। ओके अच्छा, अब जब आप बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो, तो बेटा नाइट्रोजन फैमिली और इसके आगे जो भी आपके ग्रुप्स आप पढ़ोगे 16, 17, 18, ग्रुप 15, 16, 17, 18 टोटल, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे जनरली बढ़ता है। ठीक है, ये जो है ये जनरली आपके क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ते हैं। जनरली इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप और ग्रुप 6, 15 से लेके 18 तक। परंतु यहां एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है बेटा? अगर आप मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकाल रहे हो ना, तो बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन क्या आता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे नाइट्रोजन से फास्फोरस जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फास्फोरस से आर्सेनिक जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, आर्सेनिक से एंटीमनी जब आप आते हो तो आप ये देखते हो कि बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट एंटीमनी से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट एंटीमनी से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और आपका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे आप इस चीज को याद कैसे रख सकते हो? आप याद कर सकते हो 4, 5। इस चीज को याद करने की ट्रिक क्या है हमारे पास में, हम इसको लिख देंगे 4, 5। कैसे 4, 5 लिख देंगे? तो बेटा 4, 5 का मतलब ये है कि फोर्थ और फिफ्थ की पोजीशन जो है वो आपकी क्या हो जाती है, एलिमेंट्स की इंटरचेंज हो जाती है। तो आपका ऑर्डर क्या बन जाता है, ये बन जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको क्या करना होता है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप ट्रिक याद रखो 3, 5। यहां पे आपने क्या रखा, 4, 5, मेल्टिंग पॉइंट में आप क्या बोल दोगे, 3, 5। मतलब बेटा हमें लगता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे जनरली जो ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का बाय द वे ऑर्डर आता कैसे है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने वाला? क्योंकि आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास पे डिपेंडेंट होता है या वैंडरवॉल फोर्सेस पे डिपेंडेंट होता है, राइट? अगर वैंडरवॉल फोर्सेस पे डिपेंडेंट होता है तो आप बोलेंगे कि वैंडरवॉल फोर्सेस मोलर मास के साथ में बढ़ते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। पर यहां पे एक्सेप्शन ये वाला आ जाता है। ठीक, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट जनरली लैटिस एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जाने पे आप बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है यहाँ पे। परंतु यहाँ पे क्या होता है, आर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, यहां से आए बढ़ेगा, यहां से आए बढ़ेगा। पर यहां के बाद में कुछ चेंजेस आते हैं, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी की चेंजेस की वजह से हमारे पास ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब 3 और 5 को क्या कर दोगे आप, इंटरचेंज। अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो योर ऑर्डर विल बी नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक की जगह पे क्या आ जाएगा, बिस्मथ, और फिर क्या हो जाएगा, एंटीमनी, और फिर आपका क्या आ जाएगा, आर्सेनिक। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये ऑर्डर आपके पास में आ गया तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, 4, 5 एंड 3, 5। बोलो समझ में आई बात? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
अगर 4-5 और 3-5 आपको समझ में आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आपको क्लियर है। इसी तरीके से ग्रुप 16, 17, 18 जब डिस्कस करेंगे तो उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात भी कर ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। अगर हम फिलहाल के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो अब हमने अभी तक इंट्रोडक्शन लिया था, हमने कुछ जनरल बातें करी थी, अब हम इनकी अकरेंस डिस्कस कर चुके हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात शुरू कर रहे हैं। अगर इन जनरल आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है तो फिर से वही वाली बात आ गई, हमारे पास एलिमेंट्स कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो बेटा आप ये बोलते हो कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं यहाँ पे, पॉलीएटॉमिक, कोई भी सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं रहता, सबके सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, वो भी कैसे रहते हैं, पॉलीएटॉमिक फॉर्म में। जो नाइट्रोजन है आपका ये रहता है N2 की फॉर्म में, और बाकी जो है आपके वो क्या रहते हैं, आपके अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। जो डाइनाइट्रोजन है ये आपकी कैसी है, गैस, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स आपके कैसे हैं, सॉलिड्स। जो नाइट्रोजन है, जो N2 है, ये आपकी किस फॉर्म में रहती है, गैसियस फॉर्म में, और ये बाकी के सारे आपके किस फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड्स की फॉर्म में। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे जब आपको पता चलेगा। फॉस्फोरस P4 सॉलिड की फॉर्म में रहता है, ये भी आपके सॉलिड्स की फॉर्म में रहता है, ये तो है ही मेटल, तो एनीवेज ये वैसे ही रहेगा। तो आपका जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में रहता है, बट ये बाकी कैसे रहते हैं, आपके सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये तो बहुत बार डिस्कस हो गया है, डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जाने पे, और मेल्टिंग पॉइंट भी आर्सेनिक तक इंक्रीज होगा, और फिर बिस्मथ के बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आर्सेनिक तक इंक्रीज होता है, देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ, तो वही हमने ऑर्डर बना लिया, आर्सेनिक पे इंक्रीज हो गया, बिस्मथ के बाद घटने लग गया, तो यहां तक बढ़ रहा था और फिर घटना शुरू, ये ऑर्डर आ गया आपका। ठीक है, अच्छा हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात भी कर दी। अब ये एक पॉइंट है कि नाइट्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स यहां क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता था बेटा, एलोट्रॉपी होता था एक से ज्यादा फॉर्म में किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना। फॉर एग्जांपल कार्बन को आप बोलते हो ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन्स, नैनो ट्यूब्स, अलग अलग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है ना। ठीक उसी प्रकार बाकी एलिमेंट्स जो यहाँ हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं, बट नाइट्रोजन जो है वो कोई एलोट्रॉपी शो नहीं करता। एक बात है, फॉस्फोरस जो है ना मेजरली उसके एलोट्रॉप्स आपके कोर्स में है, हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन तो कोई एलोट्रॉपी शो नहीं करता, बट फॉस्फोरस 3 तरीके के एलोट्रॉप्स बनाता है। मैं नाम बताता हूं आपको। फॉस्फोरस बेटा हम पढ़ेंगे व्हाइट फॉस्फोरस, हम पढ़ेंगे रेड फॉस्फोरस, हम पढ़ेंगे ब्लैक फॉस्फोरस। ऐसा नहीं है इनके अलावा कोई नहीं होते, वॉयलेट फॉस्फोरस भी कुछ जगहों पे मिलता है, बट हमारे कोर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये 3 है हमारे लिए, व्हाइट, रेड, ब्लैक। तो फॉस्फोरस एलोट्रॉप शो करता है। अब सर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ नहीं करते क्या, बेटा करते हैं, बट थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि मैं हर ग्रुप के पहले 2-2 एलिमेंट ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो उन 2 की बात मैंने कर दी, नाइट्रोजन शो नहीं करता और फॉस्फोरस करता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलोट्रॉपी की बातें क्लियर है। अच्छा, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस होता कैसा है, करते हैं उनके बारे में बात जब फॉस्फोरस डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल तो नाइट्रोजन की बात करते हैं अगर होता तो, पर नाइट्रोजन में तो एलोट्रॉपी नहीं होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको। ठीक है, एक बार फटाफट रिकॉल करवाना जरा, क्या क्या बताइए मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको एक एक करके क्या क्या समझाई थी। मैंने आपको बताया सारे के सारे पॉलीएटॉमिक हैं, नाइट्रोजन गैस है, बाकी सारे कैसे हैं, सॉलिड्स। मैंने आपको बताया मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, वापस बता देता हूं, सुन लो जिनको याद नहीं है। ये दोनों नॉन मेटल होते हैं, ये मेटेलॉइड्स होते हैं, और ये आपका कैसा होता है, मेटल होता है, राइट। अच्छा, फिर मैंने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात आपसे कर ली है, मैंने आपसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सारों की बातें आपसे कर ली है, मैंने साइज की बात आपसे कर ली है, और लास्ट में मैंने एलोट्रोपी की बात भी आपसे कर दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। आपको लग रहा होगा सर ये आप बार बार क्या बताए जा रहे हो, इतना फिर तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, खुद ही समझ लेंगे। तो बेटा बात है कि आप खुद पढ़ लोगे, बट लॉजिक्स कैसे समझोगे, समझ लो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा ही काम आसान हो गया। बट स्टिल, जैसे अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट आया, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के एक्सेप्शन आए, कैसे इनके ऑर्डर निकलते हैं, वो सारी बातें आई, और अभी तो आगे पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो हमें लॉजिक समझना होता है ताकि हमें रटना कम पड़े, और रटना कम पड़ेगा तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, पढ़ने का मन करेगा उस चीज को। मैंने कहा ना बदनाम चैप्टर है, इसकी बदनामी को हटा के हमें इसको बड़ा इज्जतदार बनाना है, क्योंकि हम इसकी इज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत करेगा एग्जाम में। सिंपल सी बात है, गिव एंड टेक है ना। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये बात भी हम पहले करके आए हैं। अभी हमने बोला कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होती है, -3, +3 और +5। -3 की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, इनफैक्ट जो लास्ट मेंबर है ग्रुप का वो हार्डली कोई कंपाउंड -3 में बनाता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो मेटालिक है, क्यों बनाना चाहेगा।
स्टेबिलिटी +5 की भी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन आप सबको अब अच्छे से पता है। इसका रीजन था इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब आपको समझ में आनी चाहिए ये बात। अब आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर हमें नहीं आता। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको अच्छे से बताया गया अभी अभी, बिल्कुल ढंग से। तो हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होना या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होने का कारण क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और लास्ट पॉइंट, हमारे पास बिस्मथ +5 में स्टेबल नहीं होता। बिस्मथ किस में स्टेबल होता है? +3 में स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की अगर आप बात करें तो बिस्मथ की कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है? +3 स्टेबल होती है। बट स्टिल बिस्मथ का एक कंपाउंड है जो +5 में पाया जाता है और स्टेबल माना जाता है, दैट इज BiF5। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑल्दो हमें पता है, असर्शन रीजनिंग टाइप का सवाल आ गया था। असर्शन ये दिया गया था कि बिस्मथ का जो एक कंपाउंड है BiF5 वो स्टेबल है, और उसकी रीजनिंग में ऐसा लिखा गया था कि ऑल्दो +3 बिस्मथ के लिए +5 से ज्यादा स्टेबल होता है, पर एक कंपाउंड नोन है। तो ट्रू बात है वो, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है बेटा, बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना और इस चीज को ध्यान रखना। ओके, द ओनली कंपाउंड ऑफ बिस्मथ ऑफ +5 विच इज नोन एज BiF5, बट -3 में स्टिल शो नहीं करता है। क्लियर है? क्या हम साथ साथ हैं? समझ आ रहा है सबको सब कुछ? हम आपके कौन तो नहीं बन गए हैं? हम आपके कौन मोड में मत जाना बच्चा, हम साथ साथ रहना। बहुत सारी बातें समझनी है अभी, ठीक है, मजा आने वाला है अभी थोड़ी देर में। ओके ठीक है सर। अच्छा जी, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली बात हमने कर दी है, वापस से नहीं बोल रहा हूं मैं। नाइट्रोजन -3 +3 +5 तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब से आपको बता रहा हूं, कॉमन है, ये शो करता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही शो करता है, नाइट्रोजन इनके अलावा भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जैसे कि +1, जैसे कि +2, जैसे कि +4। सर कब शो करेगा? तो बेटा ये शो करेगा जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स बनाएगा। थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है और उनके अंदर नाइट्रोजन की बहुत सारी तरह तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं, तो बहुत सारी स्टेट से शो कर सकता है। हाउएवर नाइट्रोजन -3 +3 और +5 उसके लिए ग्रुप 15 के लिए बननी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, बट नाइट्रोजन जो है वो +5 में कभी भी कोई कंपाउंड नहीं बनाता। वो कभी भी +5 में कोई कंपाउंड नहीं बनाता। कारण बेटा, अगर नाइट्रोजन को 5 में कंपाउंड बनाना पड़ेगा +5 में, मतलब उसे कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 5। जब भी तो 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा, यानी कि NF5, यानी कि NCl5। बेटा इस तरीके का तो नाइट्रोजन काम कर ही नहीं सकता ना यार, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो 5 बॉन्ड बनाने की जगह ही नहीं है। उसके पास तो 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है तो एक डब्बा s का, एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल किसके? p के। ये तो 4 के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, 2d तो इसके पास होता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? 8। NF5 बनाने के लिए उसे कितने करने पड़ जाएंगे? 10। तो नाइट्रोजन पे क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है, वो NCl5 या NF5 या इस तरीके का कोई कंपाउंड नहीं बनाता। जबकि बेटा PCl5 तो बनता है। आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हो, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। आपका SF6 तो बनता है। तो बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं, वो क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं वेकेंट, वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। बट नाइट्रोजन जो है वो +5 स्टेट में कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉजिकल बात है, आसान सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाई डज PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट? तो रीजन यही है कि नाइट्रोजन के पास में 2d नहीं होता है, उसके बाद d ऑर्बिटल नहीं है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि उसके पास 4 ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अगर यहां तक बातें समझ में आ रही हैं तो आगे देख लो। फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो फॉस्फोरस भी बेटा कुछ कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है अपनी ऑक्सो एसिड्स में। ये जब फॉस्फोरस डिस्कस करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगी बात। और नाइट्रोजन जो है, ये एक पॉइंट है, ये रिएक्शन पूछी जाती है कभी कभी। ठीक है, नाइट्रोजन जो है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन all oxidation states from +1 to +4 they tend to disproportionate in acid solution। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करती हैं अपने एसिड सॉल्यूशन में। ये बात आपको ध्यान से सुननी है, डिस्प्रपोर्शनेशन शो करती हैं एसिड सॉल्यूशन में।
डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता था, रिडॉक्स में पढ़ा है हमने, ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते थे रिडॉक्स में, राइट। तो ये रिएक्शन देखो, इसमें HNO2 जो है वो HNO3 में भी जा रहा है और NO में भी जा रहा है। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालना चाहूँ बेटा तो कैसे निकालूंगा, हाइड्रोजन पे 1 होती है, नाइट्रोजन पे X मान लेते हैं, ऑक्सीजन पे -2 होती है, राइट, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू -2, टोटल न्यूट्रल है तो 0 के बराबर हो गया। 1 + x -4 इज इक्वल टू 0, तो मैं लिख दूं x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी कि आपका HNO2 में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया है +3, राइट। अच्छा, यहां अगर देखें तो क्या होगा, तो वही हाइड्रोजन पे 1 है, नाइट्रोजन पे है x और ऑक्सीजन पे कितना है -2, बट कितने ऑक्सीजन है 3, और टोटल किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, न्यूट्रल कंपाउंड है। अच्छा जी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 5, यानी कि यहाँ नाइट्रोजन पे स्टेट कैसी आ गई +5, यहाँ नाइट्रोजन पे स्टेट कैसी आ जाएगी +5, ओके। अब NO, अगर NO में चेक करोगे तो नाइट्रोजन में x मानते हैं और ऑक्सीजन पे कितनी होती है -2 और टोटल क्या होता है 0, तो x - 2 की वैल्यू अगर 0 होती तो x की वैल्यू कितनी आती 2, तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। बेटा जी ध्यान से देखो, क्या नाइट्रोजन +3 से +5 में भी जा रहा है, यानी कि यहां तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, सिमिलरली +3 से +2 में भी जा रहा है, यहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी कि ऐसा एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा हो, उस वाले केस को हम क्या कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमने कहा कि नाइट्रोजन जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिस्प्रपोर्शनेट भी होता रहता है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है डिस्प्रपोर्शनेशन के एग्जाम्पल के हिसाब से, ये रिडॉक्स में भी पूछी जा सकती है आपसे, पर है कहां की, नाइट्रोजन फैमिली की, ठीक है, ओके। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। हमने बोला नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि वही वाली बात हो गई, उसके पास में d ऑर्बिटल नहीं है। हेवियर एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल होते हैं तो वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे कि pF6- और ले लो, pCl5- और ले लो, SF6 और ले लो, IF7, क्योंकि उन पे d ऑर्बिटल है तो वो तो भाई 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे ही ना, और बनाएंगे तो बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कई बार डिस्कस हो चुका है, डिटेल में डिस्कस अब हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। बेटा ये वो है लिस्ट, मैंने बोला नाइट्रोजन -3 +3 और +5 के अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये एक एग्जांपल हमने आपके लिए रखा है जिसमें आप देखेंगे, देखो ये कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन के नेचर में देखे जाते हैं, और हर कंपाउंड में अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिखेंगी, ठीक है, अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। आपको याद सारी नहीं रखनी है, आपका काम -3 +3 +5 से चल जाता है, बाकी कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता है, आप चेक कर सकते हैं। बट ठीक है, हमने ये देख लिया कि नाइट्रोजन पूरा स्पेक्ट्रम कवर करता है, पर ठीक है। अच्छा जी, अगर ये बात समझ में आई तो अब आते हैं नाइट्रोजन की एनॉमलस प्रॉपर्टीज। एनॉमलस प्रॉपर्टीज पे बहुत बात कर रहे हो सर आप, अभी थोड़ी देर पहले भी वही कर रहे थे। बेटा वो एक जनरल बात थी, मैंने कहा था हर ग्रुप का पहला एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। अब हम प्रॉपर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में जो नाइट्रोजन है वो क्या हटके बिहेवियर शो करता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी आते हैं, हमें सिर्फ पढ़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी अपने दिमाग में बिठा चुके हैं, ठीक है। जो नई बातें होंगी उनको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट, नाइट्रोजन बाकी मेंबर से डिफर कैसे करता है, उसका साइज छोटा है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैसी है, हाई है, ऑब्वियस सी बात है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है और उसमें डी ऑर्बिटल भी नहीं है। बताओ कोई भी ऐसी बात है जो आपको नहीं पता थी पहले से, सारे पॉइंट्स तो डिस्कस हमारे हो ही चुके हैं। अच्छा जी, ठीक है, अगली बात करते हैं। जो नाइट्रोजन है उसमें यूनिक एबिलिटी है पी पाई बॉन्ड बनाने की। हमने बोला था हर ग्रुप का पहला मेंबर पी पाई बना सकता है, खुद के साथ और बाकी एलिमेंट्स के साथ में भी, ठीक है। अच्छा, हेवियर एलिमेंट जो होते हैं वो पी पाई नहीं बनाते, रादर वो क्या करते हैं, अपना डी ऑर्बिटल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इतने बड़े और इतने डिफ्यूज होते हैं कि अगर वो अपना पी ऑर्बिटल ही यूज करेंगे तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। वो डी ऑर्बिटल यूज करते हैं क्योंकि डिफ्यूज डी ऑर्बिटल ज्यादा होता है।
है ना। तो ये जो हैवी मेंबर्स होते हैं, बाकी एलिमेंट्स होते हैं, वो पी पाई डी पाई या डी पाई बनाने में बिलीव करते हैं, वो पी पाई उतना अच्छा नहीं बना पाते। डिस्कस करी हुई बात है, वापस से आगे रीइंफोर्स कर दी हमने। तो ये तो वो बातें थी जो हमें पहले से पता थी, हमने नाइट्रोजन का नाम सुन के पढ़ ली। ये दो बातें हैं जो आपको नहीं बतानी थी मुझे। क्या बातें बतानी है मुझे? आपको बतानी है बेसिकली टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन। सर ये नाम सुना सुना सा है। हाँ, 10वीं क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था कैटिनेशन। कार्बन के केस में हम कहा करते थे सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है ये। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, चेन बनाना, लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बनाना। ठीक है, ओके। तो आपने क्या बोला? नाइट्रोजन जो है वो आपको पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है N2। और आपको केमिकल बॉन्डिंग याद दिलाऊं तो आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स वगैरह बना रखे हैं, और आपको पता है N2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, और दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर। अगर बेटा नाइट्रोजन इस तरीके से एग्जिस्ट करता है तो आपको यार एक ऑर्डर याद दिलाऊं क्या? आप लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का या फिर स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ते थे। आप पढ़ते थे सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होती है, देन डबल बॉन्ड आता है, और सबसे ज्यादा एंथैल्पी कहाँ होती है? ट्रिपल बॉन्ड में होती है। तो मैं बोलूं कि यहाँ पे क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा होगी। इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो हमने बोला नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो ट्रिपल बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट करता है, इस वजह से उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई होगी। जबकि अगर आप बाकियों की बात करो, फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, तो बेटा वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते, वो सिंगल बॉन्ड बना के राजी हैं। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना के राजी हैं तो मैं बोलूं ऑब्वियस सी बात है उस केस में बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा तो नहीं होती होगी। तो फिर सर ये सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल ही बनाता है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता क्या? तो बेटा बात ये है कि नाइट्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बना तो ले, पर ध्यान से देखो, एक तो साइज बहुत छोटा है, ऊपर से लोन पेयर है, तीन तीन लोन पेयर्स हो जाएंगे। एक तो साइज बहुत छोटा, ऊपर से लोन पेयर। बेटा लोन पेयर पास में आके भीषण रिपल्शन करेंगे, अगर भीषण रिपल्शन करेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी और ये इतना स्टेबल से नहीं रह पाएगा। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दैट्स द रीजन कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना के ज्यादा स्टेबल रहता है, एन सिंगल बॉन्ड एन की फॉर्म में नहीं रहता है, जबकि बाकी सारे जो है आपके वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में ज्यादा रहते हैं। और जो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में ज्यादा बेटर रह सकते हैं, मैं ये कहूं वो सेल्फ लिंकेज कर सकते हैं, चेन्स बनाने की टेंडेंसी रख सकते हैं। और ये चेन बनाने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। यानी कि नाइट्रोजन की कैटिनेशन टेंडेंसी फास्फोरस के कंपैरिजन में और बाकियों के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ही कम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट पूछ ले तो पता होना चाहिए, कुछ लिटरेचर में मेंशन्ड होता है तो मैंने भी मेंशन करा है। ठीक है, कैटिनेशन की टेंडेंसी क्या होती है? तो ध्यान से देखो, बॉन्ड एंथैल्पी N2 की बहुत ज्यादा है। ऑन द कंट्रारी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स। इफ दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड, वाइल बिस्मथ जो है वो आपका मेटालिक बॉन्ड बनाता है, मेटल है वो मेटालिक बॉन्ड की फॉर्म में रहता है। अगर इस तरीके का सीन है तो NN बॉन्ड जो है वो वीक होगा सिंगल PP बॉन्ड से। रीजन हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, एंड दैट्स द रीजन ये क्या होगा हमारे पास? बॉन्ड बहुत ही वीक। अच्छा जी, तो हम बोलेंगे कि इस वजह से बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाएगी और कैटिनेशन टेंडेंसी भी नाइट्रोजन में क्या हो जाती है? बहुत ही वीक। कैटिनेशन करवाने के पर्पज से ही मैंने एन बॉन्ड बनाया था सिंगल वाला, पर मुझे पता चला कि वो तो स्टेबल ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा स्टेबल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये रीजन है, ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये वाली बात हो गई तो आगे बात करते हैं और कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा और फैक्टर जो इसकी केमिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं वो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये पॉइंट तो भैया 1 करोड़ बार आएगा इस चैप्टर के अंदर, तो ये पॉइंट समझ में आना बहुत जरूरी है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जिनको अभी तक भी नहीं समझ आ रहा था तो अब समझ आ गया होगा, जिनको अभी भी नहीं समझ आया तो आगे और रीइंफोर्स करूंगा, बट वीडियो आप पीछे करके देख सकते हैं और इसका रीजनिंग जो हमने प्रॉपर समझा है वो गो थ्रू कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला कि नाइट्रोजन जो है वो उसकी कोवेलेंसी 4 है, दैट्स द रीजन कि वो ये वाले बॉन्ड नहीं बना सकता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। तो एनॉमलस प्रॉपर्टीज हमने मोस्टली सारी कवर कर ही ली थी, तो आई गेस आपको समझ आ गई होंगी कि नाइट्रोजन नहीं बना पाता बट बाकी जो मेंबर्स हैं वो बना सकते हैं, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो लिगेंड्स की तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हेल्प करते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाने में या फिर और जगहों पे। ठीक है, नाइट्रोजन के एनॉमलस प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट? अच्छा जी, अगर एनॉमलस प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट नहीं है तो बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज शायद इस लेक्चर में कवर नहीं कर पाएंगे, तो जितनी हम अभी कवर कर पाते हैं हम करते हैं, बची हुई प्रॉपर्टीज को हम कहाँ ले लेंगे? अपने अगले लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। हम केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं ना, तो बेटा मैं अलग अलग तरीके से इसकी रिएक्टिविटी की बात करने वाला हूं। जैसे मैं एक बार इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा के देखूंगा, एक बार मैं इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के देखूंगा, एक बार मैं इसको हैलोजन्स के साथ में रिएक्ट करवा के देखूंगा। जब ये बातें करूंगा फिर मैं इसकी क्या बात करूंगा? फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा इसके अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक एक करके रिएक्टिविटी। सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। सबसे पहला पॉइंट हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अच्छा, अगर आप बात करो हाइड्रोजन की, तो बेटा हाइड्रोजन के साथ जब एलिमेंट रिएक्ट करता है तो उस कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्राइड्स। जब हाइड्रोजन के साथ कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो उस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? हाइड्राइड्स। तो ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये किस स्टेट के बनाते हैं? EH3 टाइप के बनाते हैं, जहां पे E आपका क्या हो गया? एलिमेंट। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरीके से तो सारे के सारे क्या बनाते हैं? आपके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है भाई, हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो अब इन हाइड्राइड्स के ना कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। मैं आपसे जल्दी से वो सारे पॉइंट इस टेबल के थ्रू डिस्कस करूंगा। मैं टेबल क्यों लाया वापस से? क्योंकि बेटा आप लोगों को टेबल से बहुत डर लगता है। आप लोग एनसीईआरटी में जब ये टेबल बनी हुई होती है तो आप लोग इनको गो थ्रू ही नहीं करते हो, जबकि यही डेटा है जो हमें चीजें समझने में हेल्प करेगा। तो मैं एक एक करके यहाँ पे आपको लॉजिक दिखाता हूँ, आप लोग इन वैल्यूज का जस्टिफिकेशन देता हूँ सो दैट हम ऑर्डर बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाता है, नहीं बताया जाता तो मैं याद दिलाता हूं, बॉन्ड लेंथ जो होती है ना वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ऑल्सो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो साइज ऑफ सेंट्रल एटम पे भी डिपेंडेंट होती है। साइज ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है। अगर एक जैसी टाइप के कंपाउंड आपने सारे बनाए हुए हैं, तो यहां पे हमने सारे एक जैसे टाइप की बनाए हुए हैं, सराउंडिंग एटम सभी में क्या है? सेम है। अच्छा, यानी कि मैं बोलूं NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, ये दिखेंगे कैसे उस पर बात करेंगे, पर उससे पहले ये किस तरीके के कंपाउंड्स हैं? सारे EH3 टाइप के कंपाउंड्स हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाऊं कि EH बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो रहा होगा, तो बेटा मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि यहां पर EH बॉन्ड लेंथ अगर आप बात करना चाहो तो EH बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा बेटा NH3 में सबसे कम, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। EH बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आ गया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो ध्यान से सुनिए, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है वो बॉन्ड एनर्जी के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ये हमने थोड़ा उल्टा बोल दिया। हम बोलेंगे कि जो भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा, आप ध्यान से देखिएगा एक बार इस ऑर्डर को भूलो, जो मैं बात बता रहा हूँ वो समझो, फिर हम इस ऑर्डर को दोबारा बनाएंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है उसको लिखने में। बॉन्ड लेंथ साइज के प्रोपोर्शनल था, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि BiH3 में Bi और H की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, वहां बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, तो यानी कि उस बॉन्ड को तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी? आसानी से मैं बॉन्ड को तोड़ पाऊंगा। अगर मैं बॉन्ड को आसानी से तोड़ पाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि वहां पे मेरी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? कम। जबकि NH3 के केस में क्योंकि मेरी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। अगर बॉन्ड लेंथ मेरी कम है तो यहां पे बॉन्ड को तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एटम ज्यादा क्लोज होंगे, तो यहां पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी।
ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। ठीक, अच्छा, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पे कम हो रही है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है आपकी, किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला पॉइंट हमारा, हमने बोला कि स्टेबिलिटी जो होती है वो भी क्या हो रही है, NH3 से BiH3 जाने पर डिक्रीज। स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि अगर कोई बॉन्ड आसानी से टूट जा रहा है, कम एनर्जी पे ही टूट जा रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी मतलब ज्यादा नहीं है। जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी वो ज्यादा स्टेबल था ना, तो आपने बोला कि स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट समझ में आया तो अब हम बात करते हैं कि अब क्या होगा। बेटा अगर मैंने उसकी स्टेबिलिटी की बात आपसे करी है तो अब ध्यान से देखना, मैं ये बोलूंगा कि यहां पे बॉन्ड लेंथ Bi और H के बीच में बहुत ज्यादा है, जबकि यहां पे N और H की बॉन्ड लेंथ जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है। अगर Bi और H की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है तो मैं ये बोलूं कि यहां पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कौन इजीली हाइड्रोजन दे देगा। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग का मतलब हाइड्रोजन। कौन इजीली हाइड्रोजन दे देगा? बेटा ये बॉन्ड बहुत बड़ा है, मैं इजीली इस बॉन्ड को तोड़ पाऊंगा ना, H प्लस आसानी से निकल पाएगा क्योंकि उतना ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ नहीं है। जबकि यहाँ पे बॉन्ड छोटा है, एटम ज्यादा क्लोज है, हाइड्रोजन ज्यादा क्लोजली अट्रैक्टेड है, तो उतनी इजीली अपना हाइड्रोजन इजीली नहीं देगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन निकालने के लिए टेंडेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू यहां से। तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी BiH3 का ज्यादा होगा और NH3 का सबसे कम होगा। यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर जैसे जैसे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, हाइड्रोजन इजीली मिल जाएगा, आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही वाला पॉइंट भी हमने कवर किया कि हमारे पास में रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी हाइड्राइड्स का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अगर ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए तो हम बोलेंगे कि अमोनिया जो है वो आपका क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर एज जो BiH3 है वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, अगर रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं बेसिसिटी की। बेटा बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा जी ध्यान से देखो, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, अगर मुझे इसमें बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है तो मुझे इनका स्ट्रक्चर ध्यान करता हूं मैं एक बार NH3 का। अगर मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो पक्की बात है चौथा तो लोन पेयर ही होगा। अगर मैं PH3 की बात करूं तो वहां भी ऐसा ही हो रहा होगा। अगर मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, अगर मैं ASH3 पे अपनी अंडरस्टैंडिंग देखूं तो वहां भी ऐसा ही हो रहा होगा, और SbH3 में देखूं तो वहां भी ऐसा ही हो रहा होगा, और BiH3 में भी ऐसा ही हो रहा होगा। एक अच्छा बेस कौन होगा? एक अच्छा बेस वो होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से क्या कर देगा, दान। जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से क्या कर देगा, डोनेट। अगर एक अच्छा बेस वो है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा, तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन कैसे चेक करें, कौन अच्छा बेस माना जाएगा? तो बेटा जी बात यह है कि अगर आप NH3 की बात करोगे तो इसमें जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। बोलो है क्या? अच्छा, पर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये आपके कैसे कंपाउंड्स हुआ करते थे? बेटा ये आपके हुआ करते थे ड्रैगो कंपाउंड्स। ये क्या हुआ करते थे, ड्रैगो कंपाउंड्स। और इस वजह से इनका जो लोन पेयर होता है वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। अब ड्रैगो कंपाउंड क्या होते हैं सर, इनमें ये sp3 में कैसे आ गया सर, हमें तो नहीं चमक रहा। तो बेटा इन सारी बातों का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप लोग ड्रैगो रूल, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आइएगा, हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक आइडिया लेके आइएगा। हम डिस्कस करते हैं अगली क्लास में कैसे इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर बनता है और इसकी बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ठीक है, डीपीपी से प्रैक्टिस करके आना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में उसको एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, बेसिसिटी वाली बात हो गई हमारी। ओके, इसके आगे की बातें हम करते हैं अगले सेशन के अंदर। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।